Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. This is Sadaf Batul, President at the Rotary Club, University of Agriculture, Faisalabad, Rotary International District 3272. I cordially welcome you all in this scholarship webinar series, which was organized by the Pakistan Society of Plant Breeder and Geneticists. और आज के सेशन के लिए हमारे साथ बहुत ही एक एमिनेंट और अपनी फील्ड में मास्टर और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन कह सकते हैं जो हमारे साथ स्पीक कर रहे हैं। ही इज़ मिस्टर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान आफाक। और इनका जब मैं पोर्टफोलियो देख रही थी और मिस्टर हमजा मुझसे शेयर कर रहे थे तो मैं देख के काफ़ी हैरान हुई कि एक पर्सन एट अ टाइम माशाल्लाह इतने सारे काम को एक साथ कैसे मैनेज कर सकता है। मुझे समझ नहीं आई थी मैं से कहाँ से इनके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करूँगी और कहाँ पे एंड करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनके ग्रेजुएशन है वो केमिकल इंजीनियरिंग में ही है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वा। और उसके बाद इनका जो मास्टर्स है दैट इज फ्रॉम द नस्ट यूनिवर्सिटी। उनका सेशन 2015 टू 17 था और मास्टर्स के बाद ही इन्होंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और साथ ही इन्होंने आइट्स की प्रिपरेशन की, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ इन्होंने पास किया। उसके साथ ही जीआई और उसके बाद टॉफिल इन्होंने पास किया। और जब ये हंट कर रहे थे स्कॉलरशिप्स और अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे भी इन्होंने किसी कंट्री को नहीं छोड़ा और ना ही किसी स्कॉलरशिप को छोड़ा है। सब स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई किया और माशाल्लाह मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स की तरफ से इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसमें से चाइना की यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप थी, मलेशिया, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया और कतर। और आज का स्पेसिफिकली जो वेबिनार है वो किसी एक चीज़ पे बेस नहीं करेगा, दैट इज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे। हमारे जो स्पीकर है 8 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे डिफरेंट कंट्रीज की और उसके साथ साथ ही आइट्स और जीआरई की भी प्रेपरेशन और टॉफिल की भी। तो ये आज का सेशन जो ये काफ़ी डाइवर्स होने जा रहा है और काफ़ी कुछ इससे लर्न करने को मिलेगा। मैं खुद बहुत ही ईगर सुनने के लिए क्योंकि हमें काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और हमारे जो स्पीकर है माशाल्लाह से उन्होंने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, उनके लिए मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी। और सॉरी सर अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया हो क्योंकि माशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो काफ़ी लंबा था और काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी चीज़ें थी, तो सॉरी अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया हो। ओवर टू यू सर, इंजीनियर मोहम्मद उस्मान आफाक। First of all, I would like to thank you, Ms. Sadaf, Hamza, and everyone who arranged this webinar. This is a great opportunity for me to share my little knowledge with juniors to help them, inshallah. And I will start in a very brief introduction, as you have already discussed about me. सब चीज़ें आपने डिस्कस कर दी हैं एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट। आपने बोला कि मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आई डोंट थिंक लाइक दिस, बट ये आपका बड़ापन है। थैंक यू वेरी मच। और इस वेबिनार में कोशिश होगी कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, और जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट चीज़ों को हम देखेंगे, तो आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल। एंड फॉर इंट्रोडक्शन, I think you clear everything, and I will discuss meanwhile when I will talk, inshallah. When I share my screen, I will discuss when I feel so. This is my introduction, as you already know. मैम सदफ ने पहले बता भी दिया, मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा कि जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर रहा था, एमएस मैंने नर्स से किया, तो मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हंट कर रहा था, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि एक जगह से तो नहीं एक्सेप्टेंस आती, तो हर जगह ट्राई करते हैं। तो डिफरेंट जगह से एक्सेप्टेंस आई, वीज़ा भी आया। सो आई प्रेफर किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी। इसके कुछ रीजंस हैं, वो आपको इस वेबिनार के एंड में पता चलेंगे कि क्या रीज़न हैं क्यों ये ज्वाइन किया। हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। और एमएस मैंने किया नर्स से, उससे पहले बीएस किया। एमएस के बाद एक शाकाम इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, वहाँ जॉब कर रहा था। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो इतना हाई फाई नहीं है, आप समझ लें कि बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरा जीपीए भी मैं रिवील कर देता हूँ, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। मेरा बीएस में जो जीपीए था वो 3.16 था और एमएस में जीपीए 3.65 था। सो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि मतलब एक जो लोअर मिडल जिसे कह रहे हैं कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जो होता है, वो अगर स्कॉलरशिप हंट कर सकता है, तो आप लोग भी सारे अच्छी प्रोफाइल वाले हो, आप मेरे से अच्छा जो है स्कॉलरशिप हंट कर देंगे इंशाल्लाह। So just this is my introduction and the content of my presentation today. So first of all, I will discuss about some popular scholarships for Pakistani students, जो कि हर साल ही
अनाउंस होते हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो वो पॉपुलर स्कॉलरशिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनकी टेंटेटिव डेट और आइट्स वगैरह उसमें चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूँ इस वेबिनार में। उसके बाद इन स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स ये थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं होते और वो अप्लाई करते हैं, तो एक दो डॉक्यूमेंट्स भी मिस हो तो आपके चांस जो है कम हो जाते हैं। तो जो जर्नल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप को मैं अभी बताऊंगा इस वेबिनार पे। ओके, ये कोई मैसेज शो हो रहा था तो ये हमजा भाई आप देख लीजिएगा। जी जी मैं देखी। Okay, then I will talk about the research proposal and statement of purpose. स्पेशली जो एमएस और पीएचडी के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर, उनको ये लाजमी होता है बनाना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डिफरेंस क्या होता है। ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको मिस करोगे तो आपको हायर स्टडी के लिए अब्रॉड एडमिशन नहीं मिलता। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। एंड देन आइट्स एंड टॉफल, जैसे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आप कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बनाते हो वो एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर आपके पास जो ऑथराइज्ड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जैसे आइट्स हो गया या टॉफल हो गया, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि लाजमी एक इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट दें, और आइट्स या टॉफल, और उसके जो रिजल्ट है वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कितनी जल्दी होती है इंशाल्लाह। और मेरा केस ये था कि मैंने अनफॉर्चुनेटली ये दोनों दिए थे, आइट्स भी दिया, टॉफल भी दिया। जैसे मैम सद्दम ने इंट्रोडक्शन में बताया कि जीआरई की प्रिपरेशन की, तो वो उस वक्त टॉफल माइंड में था कि चले यार टॉफल देते हैं, कनाडा यूएसए की तरफ जाएंगे। तो वो टॉफल में इतने अच्छे वो मार्क्स नहीं आए, तो फिर मुझे आइट्स दोबारा देना पड़ा। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और आइट्स और टॉफल में चूज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। एंड उसके बाद जो स्कॉलरशिप वेबसाइट्स हैं कि कहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि एक एक यूनिवर्सिटी में जाके एक एक जो है प्रोफाइल देखें फिर उसमें अप्लाई करो। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो आई हैव शॉर्ट आउट सम scholarships website. I will show at the end of this webinar inshallah. And at the last, scholarships in Saudi Arabia and also Qatar. कतर एंड अरब कंट्रीज में जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये कब अनाउंस होते हैं, और इनमें कैसे जो है ना आप सिलेक्ट हो सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हम जितना शार्ट हो सके उतना हम करें, और जितनी थोड़े टाइम में ज़्यादा हम बातें कर सके और ज़्यादा आप लोगों तक नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सो let's start from the very first content of my talk, world's popular scholarship। ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स एशिया पैसिफिक स्कॉलरशिप, ये मैक्स जापान का स्कॉलरशिप है, और ये तकरीबन हर साल ही अनाउंस होता है कि इसमें बीएस एमएस और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है इस साल की। अगले साल भी ये इन्हीं दिनों में ओपन होगा। और इनमें जो आइट्स है वो आइट्स यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में आइट्स होता है, डिफरेंट में आइट्स नहीं होता। तो ये आप नोट कर सकते हो, या फिर लास्ट में आपको ये मैं जो स्लाइड्स हैं ये भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को ये हंगरी का स्कॉलरशिप यहाँ दिखाई दे रहा होगा राइट में, ये भी बीएस एमएस और पीएचडी के लिए होता है, और इसमें हंगरी में आप लोगों को स्टे करने का मौका मिलता है। और ये एचईसी की बेस पर होता है। एचईसी जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की है, उसकी वेबसाइट पर स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप अनाउंस होता है, और उसकी जो डेडलाइन है ऑलमोस्ट दिसंबर में, हर साल दिसंबर के एंड तक इसकी डेडलाइन होती है। और इसमें आइट्स जो है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। इसके अलावा ये मैक्सिको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये यूएसए का स्कॉलरशिप है, इसमें भी आइट्स जो है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। लेकिन इसके लिए आपको पहले अप्रोच करना पड़ेगा किसी प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के साथ खासतौर पर एमएस और पीएचडी लेवल में। और बीएस लेवल में आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा विदाउट एनी स्कॉलरशिप। तो उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपने फिर एडमिशन मिल जाता है तो फिर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है।
सो ये भी एक स्कॉलरशिप। इसके अलावा तुर्की बोरोसलाई स्कॉलरशिप है, इसकी सारी डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है। और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप इन द वर्ल्ड, एंड मोस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गो देयर इन चाइना फॉर हायर स्टडी। तो पाकिस्तानियों का तो बड़ा फेवरेट ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए लाजमी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, और ये हर साल ये अनाउंस होता है, और इसकी जो वर्थ है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कुछ अर्से पहले एक न्यूज आई थी कि जो चाइना की जो शिंगुआ यूनिवर्सिटी है, जस्ट लाइक MIT ऑफ USA। जिस तरह MIT है USA में, और जो टॉप की यूनिवर्सिटी है दुनिया भर में पहले नंबर पे है, इस तरह जो चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी है वो टॉप पे है। और इसमें जो रिसर्च फैसिलिटीज हैं, ये भी सुनने में आया था कि ये MIT को उन्होंने कम्पीट की है। तो चाइना रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो आप लोगों को लाजमी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जिसमें आइट्स या टॉफल और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जो सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। तो इनकी जो डेडलाइन है ये डिफरेंट, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली ये जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाता है। और जुलाई अगस्त से भी पहले स्टार्ट हो जाता है। जनवरी फरवरी दिसंबर के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, और जुलाई अगस्त तक ये इसकी डेडलाइन रहेगी। तो इसके लिए भी आप लोगों को लाजमी प्रिपरेशन करना चाहिए, और ये आप गूगल कर सकते हो। इसके साथ साथ एक डार्ट स्कॉलरशिप है जर्मनी के लिए, और ये बड़ा फेमस स्कॉलरशिप है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी में अगर आपने स्कॉलरशिप पर पढ़ना है तो ये डार्ट इज द बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर डूइंग MS। तो इसके लिए वैसे जर्मनी में कोई फीस नहीं होती है। अगर आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगी, तो आप कोई जॉब भी कर सकते हो, और उस तरह जॉब से जो आप पैसे कमाओगे वो आप फी के लिए अपने जो एक्सपेंस जो बेयर करोगे वो मोर देन एनफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप में जाना है तो ये डार्ट स्कॉलरशिप है। इसी तरह का एक स्कॉलरशिप जो है वो थाई ग्रेजुएट स्कूल का है। एक यहाँ पे आपने 1 ईयर थाईलैंड में गुजारना होता है, 1 ईयर जर्मनी में गुजारना होता है, और ये MS का प्रोग्राम है। ठीक है, डार्ट स्कॉलरशिप में MS और PhD दोनों है, जबकि ये जो TGS है ये सिर्फ MS के लिए है। इसमें आइट्स चाहिए होती है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस भी है जो यहाँ पे मेंशन है, आप गूगल कर सकते हो, पाकिस्तान की तरह पे बनते हैं। इसके साथ कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अब कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर दो टाइप्स के स्कॉलरशिप होते हैं। एक तो वो होता है जो कि गवर्नमेंट जो कोरियन गवर्नमेंट देती है, और एक वो होता है जो कि प्रोफेसर की फंडिंग में जाते हैं। तो अगर आप कोरियन गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो इसके फिर आगे दो पाथ हैं, एक है एम्बेसी पाथ और एक है यूनिवर्सिटी पाथ। तो हर साल ये अनाउंस होते हैं, और HEC की वेबसाइट पे भी अनाउंसमेंट आती है। तो अगर आपने एम्बेसी के थ्रू कराना है तो आपने हार्ड फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो साउथ कोरिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में वहाँ पे सेंड करने होते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी के ट्रैक पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आप प्रोफेसर की फंडिंग में जाते हो जो कि MS और PhD के लिए, मोस्टली PhD के लिए होता है, तो उसके अपने ड्रॉबैक डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं। तो ये 2-3 टाइप्स के कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, और कोरिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर हायर स्टडी। अभी तक मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो साउथ कोरिया से पढ़ के आए हैं, जो साउथ कोरिया से MS और PhD उन्होंने की है, वो कोई भी बंदा मुझे अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार नहीं मिला। वो फौरन किसी ना किसी जगह उनको जॉब मिल जाती है। तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरिया की जो स्कॉलरशिप है, जो एडमिशन है और जो एजुकेशन है उसकी कितनी वर्थ है। इसके साथ साथ कनाडा का स्कॉलरशिप है। कैनेडियन या जो USA के स्कॉलरशिप होते हैं ये बेसिकली यूनिवर्सिटी बेस होते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी को देखना पड़ता है, फिर आपकी प्रोफाइल देखनी पड़ती है प्रोफेसर की, फिर आपने उनको कांटेक्ट करना पड़ता है ईमेल के लिए, ईमेल करके। तो आपको वो पहले कहते हैं आप एडमिशन लें, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो इस के अलावा जो कनाडा में जो एक बेस्ट स्कॉलरशिप है वो 1 ईयर कनाडा स्कॉलरशिप है। ग्रेजुएट स्कॉलरशिप ये MS और PhD के लिए, और इसमें टॉफल और GRE रिक्वायर होता है। तो टॉफल मोस्टली USA के लिए है या कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के लिए है, और GRE ये अगर आपके पास है तो आपका जो एडमिशन है ये USA कैनेडियन यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं अरब कंट्रीज में। अरब कंट्री में अभी पाकिस्तानी क्या है कि वो ज़्यादातर सोचते हैं यूरोप में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या इन कंट्रीज में देख रहे होते हैं, लेकिन अरब जो ममालिक हैं, वो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमारे दोस्तों को नहीं पता। तो इसमें जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही होगी। कॉस्ट किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली
ऑफ सऊदी अरेबिया, नॉट ओनली इन द अरब रीजन बट होल वर्ल्ड। इसका जो इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, ये जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दुनिया की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, उनसे कम नहीं है। अभी ये नई यूनिवर्सिटी है और इसमें सारा यूरोपियन कल्चर है, जो प्रोफेसर सारे यूरोपियन हैं। तो इसलिए ये कॉस्ट में जो एडमिशन है, ये बड़ा एक ड्रीम स्कॉलरशिप है। अगर आपको मिल जाए, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी हाई है, लेकिन अप्लाई लाजमी करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इसके साथ किंग फाज यूनिवर्सिटी है, ये भी सऊदी अरेबिया में है, दमाम में है, वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द रीजन। इसके साथ साथ यूएई, ये यूएई यूनिवर्सिटी, ये न्यू यूनिवर्सिटी है और ये बहुत अच्छा स्टेपन दे रही है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है एमएस और पीएचडी के लिए। मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे जो कि बहुत अच्छा स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और क्योंकि ये अभी नहीं है और उन्होंने रैंकिंग अभी इम्प्रूव करनी है, तो ये रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज में, यूएई में और किंग फहद में और किंग कॉस्ट में बीएस के प्रोग्राम, बीएस के स्कॉलरशिप अभी तक नहीं है, जबकि एमएस और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ कतर में है, कतर यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। कतर में जो यूनिवर्सिटीज के जो कैंपस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह ये ऑक्सफोर्ड हो गया, दो तीन यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेरे माइंड से निकल रहे हैं, जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कैंपस हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता, तो आप इनके सब कैंपस जो कतर में है वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, और आपको डिग्री जो है ना वो मेन यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कतर में। जैसे दूसरे अरब ममालिक हैं, एक तो खाने पीने का कोई इशू नहीं है और मुस्लिम कंट्री है, इसके अलावा आराम से जो है सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों में मूव कर सकते हो। और जॉब, इसके बाद जॉब के जो है ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने वहाँ से 3 या 4 साल एजुकेशन की है कतर में, तो आपको बहुत मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि आपकी जो है ना वहाँ पे ही जॉब हो जाती है। इसके अलावा हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है, ये भी कतर में है। ये दो यूनिवर्सिटी कतर की बहुत अच्छी हैं। और इसके साथ साथ किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक, तो इनकी जो आइट्स की रिक्वायरमेंट और डेडलाइन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एनीहो, ये प्रेस्टिजियस फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएसए के लिए, अगर यूएसए की बात करें तो उसमें एक ही नाम सबसे पहले आता है जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। इसके लिए जीआरई आपको लाजमी देना है, और ये एमएस और पीएचडी के लिए, और इसमें आइट्स नहीं टॉफल चाहिए होता है। इसके साथ साथ इरसमन मंद स्कॉलरशिप एक एमएस या एमफिल के लिए होता है। यूरोप में आप एक कंट्री में नहीं रह सकते, आप एक से ज़्यादा कंट्री में मूव कर सकते हो। तो ये हाईली प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है इन 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन यूरोप। तो आप मूव कर सकते हो, मंथली स्टेपन बहुत अच्छा है। और जो इसके बाद अगर अगर आप करोगे तो जॉब की जो है ना गारंटी वो ऑलमोस्ट 100% है। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं दुनिया के बेस्ट स्कॉलरशिप जो आप लोगों को मैंने बताए हैं, और मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इकट्ठे करके। तो आई होप सो कि आप लाजमी इस वेबिनार के बाद गूगल पर सर्च आउट करोगे और इनमें से किसी एक में अप्लाई करोगे। सो हमजा, ठीक है मेरी आवाज़ वगैरह, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा है कि फिजिकली जो वेबिनार वो सेमिनार होता है उसमें रिस्पॉन्स आ रहा होता है, और इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। तो काइंडली सर थोड़ा सा बोल। नहीं नहीं, माशाल्लाह जो है ना काफी जानदार जो है आपकी आवाज में आ रही है। सिर्फ असल में बाकी सबके माइक को ऑफ किया हुआ है कि एट द एंड 1 by 1 पर्सनल सेशन ले लेंगे, वो वरना डिस्टरबेंस हो जाती है, इसलिए सही शायद। से, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बस वो बीच बीच में ना मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करता रहूंगा, ताकि मतलब मुझे पता चले कि मैं अकेला नहीं हूँ बात कर रहा। श्योर तो सर, बहुत श्योर। ठीक ठीक, ताकि ज़्यादा बेनिफिट यही होगा स्टूडेंट्स को नई चीज़ मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत बेसिक होंगी, और आप जो सुन रहे हैं, आई थिंक 98 पार्टिसिपेंट है, ये ऐसा लगेगा इनको कि यार ये तो पहले हमें पता है, ये ऐसे बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर आप ओपन माइंड से बैठोगे या सुनोगे, तो आई होप सो कि आपको कोई नई नई चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें हम जो सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये कहते हैं पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो भई अगर आपने बाहर जाना ही है तो इंशाल्लाह आप जाओगे तो पासपोर्ट तो मस्ट है। पासपोर्ट इज़ अ गेटवे टू इंटर आउटसाइड वर्ल्ड। सो पासपोर्ट आप बना लें। उसके बाद कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट, जो मार्कशीट है, जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है, खास तौर पर जो हायर स्टडी की है ना, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएस, और अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएस की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। तो मेरा एक अपना परसेप्शन ये है कि अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये होप सर्टिफिकेट हो गया, या अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इस तो बाहर वाले जो है वो उनके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो क्यों इतना बॉदर करें। उसके लिए तो ऐसा है कि अगर तो आपकी बहुत ही कोई एक्स्ट्रा और एक्सेप्शनल केस है, बहुत अच्छी आपकी प्रोफाइल है, तो फिर तो चलो वो वेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल मेरी तरह ही है तो फिर थोड़ा इश्यू बनेगा। इससे बेहतर ये है कि आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें और इन डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा लें।
ठीक है। अगर आपने बाहर जाना है पढ़ने के लिए तो ये एक ना एक दिन लाजमी आपको करानी पड़ेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि यूं ही आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आपने अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री, इन दोनों को HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट कराना है। अगर आपकी BS कंप्लीट हुई है, MS कंप्लीट हुई है, तो आपने लाजमी HEC से अटेस्ट करवाना है। अगर आप BS में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी जो डिग्री है FSC, जो ग्रेड 12 की एजुकेशन होती है, FSC होगी, ICS होगी, A लेवल हो गया, या इस तरह की DAE हो गया, तो इसकी जो ये डिग्री है ये अपने जो ऑथराइज्ड जो ऑफिस है, जैसे IPCC है, शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अगर आप डिफरेंट बोर्ड से अगर आपने FSC की हो तो आपकी डिग्री IPCC एक ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ से अटेस्ट होती है, तो वो अटेस्टेशन करवानी है। और क्योंकि जो HEC की रिक्वायरमेंट है, जब आप HEC जाओगे टेस्ट करवाने के लिए तो आपको वो कहेंगे कि आपकी जो FSC की और मैट्रिक की डिग्री है ये IPCC से अटेस्ट है कि नहीं है, तो फिर आपको दोबारा ABC से जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले ही से करवा लें। बस ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में होता है। वैसे सोचने वाली बात है कि अटेस्टेशन के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, ये HEC का इदारा है, HEC ने यूनिवर्सिटी बनाई है, डिग्री भी आप उधर से मिल रही है, लेकिन क्या करें, बस करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये डिग्री अटेस्टेशन वगैरह करवा लेनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। ये रिकमेंडेशन लेटर दो टाइप्स के होते हैं। एक वो टाइप होती है जो कि ऑनलाइन है, दूसरी है हार्ड फॉर्म में। ऑनलाइन वो होती है कि आप के जो रेकमेंडी हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, या जो आपके टीचर हैं, इनको एक ईमेल आती है, ठीक। और ईमेल पे ये मसूल होता है कि आपके स्टूडेंट ने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, क्या आप रेकमेंड करते हो, ठीक। तो उन्होंने कुछ फॉर्म टाइप होता है, उन्होंने फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज में चाहिए होता है, जैसे सऊदीया की किंग फाहद यूनिवर्सिटी है, उसमें ऑनलाइन रिकमेंडेशन चाहिए होता है, ठीक। और कुछ ऐसा होता है कि हार्ड फॉर्म में रिकमेंडेशन लेटर एक दो तीन बना लो आप, तो वो मोर देन वन यूनिवर्सिटी आप यूज कर सकते हो। तो वो क्या है कि आपने अपने सुपरवाइजर के पास जाना है, अपने किसी टीचर के पास जाना है जो आपको जानते हो, तो उनके पास जाके एक रिकमेंडेशन लेटर के वैसे पता होता है टीचर्स को, तो आपने उनको कहना है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही या कर रहा हूँ, तो मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो इसमें मशवरा ये है कि आप अपने रिकमेंडेशन लेटर में नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और जो कंट्री का नाम ना लिखें तो बेहतर है। एक जनरल सा बना लें जैसे मैंने बनाया था, उससे ये होगा कि आप बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दोगे। अगर आप एक बनाओगे, अगली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर आप प्रोफेसर के पास जाओगे तो आपको पता है प्रोफेसर जो होते हैं वो काफी बिजी होते हैं, उनको और भी काम होते हैं, तो फिर आपको जरा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक जनरल टाइप का बना लें। तो रिकमेंडेशन लेटर के सैंपल मेरे हैं, कुछ यूट्यूब पर भी हैं और आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, ठीक। तो वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। और कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना कीजिए, अपना लिखें, अपनी जो है ना वो टीचर को कहें कि जैसा मैं स्टूडेंट हूँ वैसा आप लिख के थे। इसीलिए आप अपने टीचर से, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो अपने टीचरों से लाजमी बना के रखें, आपको बाद में इसका बेनिफिट होगा। चौथे नंबर पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिसमें आइट्स एंड टॉफल आता है। और या फिर अपने यूनिवर्सिटी से भी आप बनवा सकते हो कि आपने जो स्टडी है वो इंग्लिश में की है, लेकिन ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल है। चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज में है। अगर आप आइट्स या टॉफल दोगे तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे। और पांचवें नंबर पे रिसर्च प्रपोजल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। दिस इज एंटायरली फॉर MS और PhD स्टूडेंट्स। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ एक एजुकेशनल CV होनी चाहिए। CV आप लोगों ने बनानी है और एजुकेशनल बनानी है। अब CV डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप कुछ और चीजें लिखोगे, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस हाईलाइट करोगे और अपने स्किल्स हाईलाइट करोगे। लेकिन अगर आपने एजुकेशन के लिए जाना है, स्कॉलरशिप के लिए जाना है, तो आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें आपकी एजुकेशन हाईलाइट हो और उसके साथ साथ आपकी रिसर्च जो स्किल है वो आपको हो कि आपको क्या रिसर्च में आता है, क्योंकि MS और PhD तो रिसर्च ही करनी होती है बाहर की दुनिया में। तो इसलिए आपने एजुकेशनल CV अच्छी से तैयार कर लेनी है। आप CV कैसे प्रोफेशनल बनाते हैं इस पर तो एक और ज्यादा वेबिनार बन सकता है, एक एक्स्ट्रा वेबिनार बन, इतना इसमें मटेरियल तो आप इसको सर्च आउट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको अच्छी CV के बारे में आइडिया मिलेगा। इसके साथ साथ हम अभी रिसर्च प्रपोजल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये MS और PhD के लिए मस्ट होता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस पे लेक करते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट वे है कि आपकी ये अच्छी बनी होगी तो आपके लिए स्कॉलरशिप पर जाना, सिलेक्शन आपकी होना ये आसान हो जाएगा। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली एक
बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक छोटा डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले तो ये एक डिफरेंस है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली एक आउटलाइन है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों जाना चाहते हो। इसको डिफरेंट टाइप कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक पेज पे, नॉट मोर देन 2 पेजेस, एक या 2 पेजेस पे आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने ये बताना है कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ, आपके मुल्क में, आपके कंट्री में, आपके पास, आपके डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहती हूँ। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। और जबकि रिसर्च प्रपोजल थोड़ा सा लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, सही है। और जैसे कि अभी आप को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि रिसर्च प्रपोजल इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, ये सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। और रिसर्च प्रपोजल आप वैसे नहीं बना सकते हो, या तो आपको सुपरवाइजर आपका जो है या आपका जो सीनियर है उसकी गाइडलाइन लेनी चाहिए, या आपने जिस प्रोफेसर को सेंड करनी है या जिस डिपार्टमेंट में आप सेंड कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, वहाँ के प्रोफेसर की जो प्रोफाइल्स है वो आपने अच्छी से पढ़ी है, उनके रिसर्च पेपर पढ़े हैं, तब आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो, ठीक। जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज जस्ट 1 और 2 पेज लॉन्ग। और रिसर्च प्रपोजल में रेफरेंस होने चाहिए, आपने रेफरेंस डालना है, लिटरेचर रिव्यू डालना है कि आपने लिटरेचर किया है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में रेफरेंस नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि ये 1 या 2 पेजेस का है, ये सिंपल मैं तो कहता हूँ 1 पेज का ही होना चाहिए, तो इसमें आपने रेफरेंस नहीं डालें एसओपी में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और इस यहाँ मैंने कुछ स्कीम बनाई है, ये मेरी अपनी है, डिफरेंट भी हो सकती है, आप किसी और अच्छे जो टीचर से, प्रोफेसर से भी आप गाइड ले सकते हो। जो मैंने जिस तरह बनाया था वो मैंने आप लोगों को बताया, मे भी इससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। रिसर्च प्रपोजल में आपने क्या करना है, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू करें। लिटरेचर रिव्यू आप रिव्यू पेपर पढ़ के करोगे, उसके बाद रिसर्च मेथड कि आप क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे। अब यहाँ पे अपने ये गलती करनी, अक्सर गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स, और मुझसे भी हुई खैर, कि हम यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायर्ड जो फैसिलिटीज हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो हम देखते नहीं है, और हम रिसर्च मेथड उसमें इंटर कर देते हैं। तो उसका ये नुकसान होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में बनाया कि मैं ये वाला इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये वाला इक्विपमेंट यूज करेंगे, और वो इक्विपमेंट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल ही नहीं है, तो जारी बात है कि आपको तो वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक। तो इसलिए अगर आप इक्विपमेंट को देख लें, फैसिलिटीज को देख लें यूनिवर्सिटी के अंदर है कि नहीं, तो फिर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो सब पहले लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च मेथड, फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट और कंक्लूजन आप डाल, फिर टाइम लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो लिख दिया ये हार्ड एंड फास्ट यही होगा, ये वहां जाकर चेंज हो जाएगा, लेकिन जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जा रही है उससे उसको ये आइडिया होगा कि इस बंदे का रिसर्च माइंडसेट है। मैंने जब चाइना में अप्लाई किया था तो मैंने आखिर में एक टाइम लाइन बनाई थी, ठीक। उसमें सिंपल ये था कि पहले 3 महीने मैंने चाइनीज पढ़नी है, फिर मैंने कोर्स पढ़ना है, उसके बाद मैंने ये वाला रिसर्च करनी है, रिसर्च के बाद ये करने है, तो एक आपको आउटलाइन बना रही है। अब जिसके पास जाएगी उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, यार ये उस बंदे ने तो पहले टाइम लाइन बनाई है और ये बड़ा अच्छा, इसको पता है कि मैंने कहाँ से चलना है और इसका एंड गोल क्या है, ठीक है। बेशक वो जाके चेंज हो जाए, बिल्कुल नए सिरे से आप रिसर्च करो, लेकिन अगर आप ऐसे करो तो आई होप सो कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 1 या 2 पेजेस ही होने चाहिए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करें, अपना इंट्रोडक्शन दे, ठीक है, मेरा नाम ये है और मैं, मेरा जीपीए ये है या मेरा ये ऐसे, तो उसके साथ लेट मी इसको मूव करें ऊपर थोड़ा सा। उसके बाद रिसर्च इंटरेस्ट, ब्रीफ सा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब यही फॉर एग्जाम्पल आप वाटर पे काम करना चाह रहे हो, इन्वायरमेंट में काम करना चाह रहे हो, तो आप अगर आपको नहीं समझ आ रही है कि यार ये कैसे बनता है, तो आपने जो बीएस में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है ना, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उसी को आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें, उसी को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर लें कि मैंने ये किया और इसी को मैं आगे फर्दर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो रिसर्च इंटरेस्ट 1 पैराग्राफ, नॉट मोर देन 1 पैराग्राफ। उसके अलावा पर्पस ऑफ स्टडी, पर्पस ऑफ स्टडी में आपने लास्ट पैराग्राफ उसमें ये लिखना है कि आप क्यों इस कंट्री में अप्लाई कर रहे हो और आप इसके बाद क्या करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हो या मलेशिया में या सऊदी अरेबिया में अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप ये हाईलाइट कर लो अपने 3rd पैराग्राफ में कि बायलेटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान और चाइना के साथ है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इनकी इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है,
ठीक है, या अगर कोई और भी मोटिव है कि मैं सर्व करना चाहता हूँ वहां पर रह कर या वापस आना चाहता हूँ, ये दो तीन चीजें हाईलाइट करो तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ता है कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में पर्पस बहुत क्लियरली लिखो, और एक लाइन में फ्यूचर गोल भी आप बता सकते हो। तो ये एक पेज का हो तो बहुत है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लाजमी चाहिए होते हैं एमएस और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए। इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें आइट्स और टाफल हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा एकेडमिक आइट्स और टाफल की। टाफल भी इंटरनेट बेस्ड टाफल जो होता है, आईबीटी जिसको कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों में से कोई एक आप लाजमी करें, ठीक, तो आपके स्कॉलरशिप में पढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि है क्या, ये कौन 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 से अदारे हैं जो कि ये टेस्ट लेते हैं। तो ये आइट्स को जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो अदारे हैं, उनमें ब्रिटिश काउंसिल है, अमेरिकन एई, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस एईओ है, आईडीपी एजुकेशन। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको आइट्स एकेडमिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि काइंडली फेक वेबसाइट पर अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। यूनिवर्सिटी की भी जाना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, या वो वेबसाइट जो ऑथराइज हो, जो जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको। लेट मी कंक्लूड दिस पार्ट फर्स्ट इंशाल्लाह, एंड देन टॉफल। टफल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ईटीएस है, जो चीज़ को अरेंज करती है। और आइट्स एकेडमिक का जो दौरानिया है ये तकरीबन 3 घंटे है, जबकि टाफल 4 घंटे का होता है, और टाफल एक ही सिटिंग में है। ठीक है, अगर आप टाफल के लिए जा रहे हो तो आपका एक ही दिन में जो है ना चारों के चारों टेस्ट हो जाएंगे। इसमें बेसिकली स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और लिसनिंग है। 4 मॉड्यूल होते हैं आइट्स में भी और टाफल में भी। इन 4 मॉड्यूल में आपकी इंग्लिश का इम्तिहान होता है कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ठीक, तो टॉफल के लिए जब आप जाओगे तो आपने मेंटली ये प्रिपेयर होकर जाना है कि एक ही दिन आपने 4 घंटे वहां पे स्पेंड करने हैं, सिर्फ 10 मिनट की ब्रेक होगी। जबकि आइट्स एकेडमिक में आपका जो स्पीकिंग पार्ट है ये डिफरेंट डे में हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो मॉड्यूल मैंने बताए ये दोनों में सेम है। और मेन चीज़ जो है वो ये है कि टॉफल जो है वो उसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें आपने जो रीडिंग है और जो राइटिंग है ये कंप्यूटर के ऊपर करनी होती है, यानी कि टाइप करना होता है। और स्पीकिंग में आप कंप्यूटर के साथ बात कर रहे होते हो, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कोई कितने लोग सुन रहे हैं और कैसे हैं, उनका जवाब आएगा फिर मैं आंसर दूंगा। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जबकि एक फिजिकली बंदा आपके सामने बैठा हो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और फी फी डिपेंड करती है डॉलर पे, एक तो डॉलर पे डिपेंड करती है, दूसरे आपकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। तो अभी रिसेंटली क्या फी स्ट्रक्चर है ये तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। इनके इसके साथ साथ जो आपने उन्हें माइंड में रखना है, जो फैक्टर्स जो कंसीडर करने हैं आइट्स या टॉफल देने में, उसमें ये पहला जो फैक्टर है वो ये है कि ऐसे लेंथ, जो ऐसे की लेंथ है वो जो होता है टफल होता है उसमें ऐसे की लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें आपने टाइप करना होता है तो ऐसे जो है आई थिंक 500 जैसे 500 वर्ड्स होते हैं। और जबकि ऐसे जब आइट्स में जो ऐसे होता है उसमें जो वर्ड्स हैं वो कम होते हैं, आप कम भी वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो टॉफल में आप लोगों को सिर्फ मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। अगर तो आपके मल्टीपल चॉइस में आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप टॉफल दो। ठीक है, जबकि आइट्स में शॉर्ट आंसर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, और ट्रू फॉल्स हो सकता है, इस तरह की कॉलम हो सकते हैं कि एक दूसरे को ऐसे मैच करो। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं आइट्स में। और टेक्स्ट जो यूज होता है ना रीडिंग सेक्शन के अंदर, जो टॉफल में होता है वो प्योरली प्योरली एकेडमिक होता है। एकेडमिक का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, क्योंकि जब एकेडमिक रीडिंग पार्ट हो तो वो उसके अंदर टेक्निकल जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फील्ड है ये एग्रीकल्चर है, आपकी फील्ड एग्रीकल्चर है, लेकिन जो टेक्स्ट आ गया टॉफल के अंदर वो मेडिकल से रिलेटेड है। अब मेडिकल के अंदर उधर बहुत ज्यादा ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको पढ़ना नहीं आएगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये एक टॉफल में है। जबकि आइट्स में जो रीडिंग पार्ट होता है ये डिफरेंट, ये किसी अखबार का टुकड़ा हो सकता है, कई और अदारिया हो सकता है, कोई
एकेडमिक भी हो सकता है, नॉन एकेडमिक भी हो सकता है आइट्स में। और जो लास्ट में जो एक फैक्टर है वो ये है कि कंप्यूटर बेस्ड स्पीकिंग या ओरल इंटरव्यू। आइट्स में ओरल इंटरव्यू होता है, आपके सामने एक वुमेन, एक औरत या एक मर्द बैठा होगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा। वो उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रक्चर और भी बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आपका दिन अच्छा है, आप अच्छी तरह बात करोगे, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, आप कॉन्फिडेंस होगे, ये सारी चीजें। जबकि अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो कि मैं शाय हूँ, तो आप कंप्यूटर बेस्ड स्पीकिंग कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। माइक लगाए, आपको क्वेश्चन आएगा, आपके बाद एक थोड़ा सा गैप होगा, टाइम स्पेन होगा, उसके बाद आपने उसका आंसर देना है, और आंसर आपने इंग्लिश में देना है। आपने 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, उसके बाद वो अलार्म या वो चीज़ खत्म हो जाएगी, आपका नेक्स्ट जो है टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है। तो ये आइट्स और टाफल में मेरा ख्याल है कि बड़ी डिटेल से मैंने बात कर ली है, और इसको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों मैंने किया, इसलिए किया कि मुझे अनफॉर्चुनेटली दोनों करने पड़े थे। तो ये भी एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल से। जिस जिस जो बंदा इस तरह स्ट्रगल करके किसी जगह पहुंचता है, उसके पास बताने के लिए ज्यादा चीजें होती हैं। और जो बंदा जल्दी कई जगह पहुंच जाए, तो वो शायद इन चीजों में लेकर करता है कि उसके पास जो तजर्बात होते हैं वो कम होते हैं। यानी हो जी हमजा, सब ठीक चल रहे? यस सर, एवरीथिंग फाइन। ओके ओके हम ओके। आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को एंजॉय कर रहे हैं। सही हो गया, सही हो गया। बस ऐसे ही है ना, जो मेरा हमारे साथ कुछ ऐसे होते हैं ना, जल्दी। फॉर एग्जांपल आपकी बैचलर कंप्लीट हुई, आप टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है, और गोल्ड मेडलिस्ट के बाद आपको उधर ही जॉब मिल गई, लैब इंजीनियर की या कोई और जॉब मिल गई, आप बहुत अच्छे रहे, आप एमएस आपने किया, उधर से आपको जॉब मिली, तो आपने वो फेलियर देखी ही नहीं है। जब आप फेलियर नहीं देखोगे ना, तो आपके पास कम तजर्बात होते हैं आपको बताने के लिए। तो जो बंदा इस तरह करता है उसके लिए एनी हो। ये जो बेस्ट स्कॉलरशिप्स वेबसाइट्स हैं, ये कुछ वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। इनका इन वेबसाइट्स का फायदा भला क्या होता है? देखें, ये बहुत ही मुश्किल है कि आप हर यूनिवर्सिटी पे जाएं और उनकी प्रोफाइल देखें। ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इतना टाइम अगर आप इसी में जाया कर दोगे, तो आप कब अप्लाई करोगे, कब ये सारा चीजें। और स्कॉलरशिप हंटिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ 2-3 महीने स्पेयर करते हो, तो बहुत ही मतलब चांसेस है, और कि आप 6 महीनों के अंदर किसी और मुल्क में चले जाओगे, या आपका कोई वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए एक थोड़ा सा शार्प, क्या कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं, थोड़ी सा शार्प वर्किंग जो है वो चाहिए, कुछ स्मार्ट वर्किंग चाहिए। तो स्मार्ट वर्किंग के लिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिसमें ना आप प्रोफाइल बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका बीएस एग्रीकल्चर है, और आपने ये आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, ऐसे ऐसे। तो यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज है ना, उनका वो आप कुछ वेबसाइट्स को ये काम दे देती हैं कि स्कॉलरशिप्स होंगे या एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो वो वहां पे अनाउंस करते हैं। तो अगर आप वेबसाइट में प्रोफाइल बना लो, तो आपको ईमेल आ जाएगी कि ये जो अनाउंस, ये जो कोई वो है वैकेंसी है, ये आपकी प्रोफाइल से मैच हो रही है, तो आप अप्लाई कर लो। तो आपका टाइम बच गया ना। इस तरह ये फाइंड आप पीएचडी, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है पीएचडी के लिए। ये यूरोपीय कमीशन की वेबसाइट, अगर जाओगे यूरोपीय कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे एकेडमिक का एक क्वेश्चन है, एकेडमिक में जाओगे, वहां पे स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल यहाँ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह एकेडमिक पोजीशन, ये और भी रिसर्च इन जर्मनी, और भी काफी चीजें हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं जो दो फेसबुक ग्रुप्स को जो लाजमी यहाँ पर हाईलाइट करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फेसबुक तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया को आप फायदे के लिए यूज़ करो, तो वो बहुत बेनिफिट होगा। तो पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग एक ग्रुप है हमारे जुनेद भाई का, तो आप इसको लाजमी ज्वाइन करें। हर रोज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दूसरों को हेल्प करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर हंटिंग स्कॉलरशिप। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाती है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ कि मुझे किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी का नहीं था पता कि ये कहाँ है, एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। सऊदीया की जब भी बात करते थे, तो किंग फहद यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, तो उसका नाम पहले और उसका सुना भी था, किंग अब्दुल अजीज का नहीं सुना था। तो ये स्कॉलरशिप नेटवर्क पर एक पोस्ट थी, उस पोस्ट पे लिखा हुआ था किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और ये सारी रिक्वायरमेंट्स है। उर्दू में वो पोस्ट थी, उसको मैंने देखा और उधर से अप्लाई किया, तो मेरा वहाँ पर एडमिशन हो गया। तो
कहने का मतलब ये है कि समटाइम किसी की एक पोस्ट जो है ना आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देती है। तो आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा लोग फ्री में आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आप जैसे ही लोग जो स्कॉलरशिप हंट कर रहे हैं, आप उनके दोस्त बन सकते हो, तो ये काम जो है आसान हो जाता है। वो कहते हैं कि आप जो है एक इंसान जो अपनी जो एनवायरनमेंट या कम्युनिटी से पहचाना जाता है, तो आप जिस तरह के अपने साथ वालों को बनाओगे। आजकल तो टाइम नहीं है, लोग बाहर इतना फिरते नहीं है, वो गेम नहीं करते, इस तरह बहुत ज़्यादा लाइफ तेज़ हो चुकी है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सोशल मीडिया को ऐसे अपनी सोशल मीडिया को ऐसे फ़िल्टर करो कि आपके इर्द-गिर्द वही लोग हों जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो पॉज़िटिविटी फैला रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं माशरे में। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें काम हो सकता है। आप फ़ेसबुक पे, लिंक्डइन में फ़िल्टर लगा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ख़ैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जस्ट बताने के लिए मकसद ये है कि आप इनका पॉज़िटिव यूज़ करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थोड़ी देर से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बंदा बता रहा था कि कनाडा में इंडियन की तादाद क्यों ज़्यादा है, ठीक है? उसमें और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, लेकिन एक रीज़न उसमें ये थी कि जो इंडियन है, एक कनाडा में चला जाता है, तो वो अपने साथ पीछे जो है पूरे के पूरे गाँव को कनाडा भेजने के लिए कोशिश करता है, या सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जो है पूरे लोगों को बता देता है, सारे लोगों को बताता है। जबकि पाकिस्तानी थोड़े से इस चीज़ में पीछे हैं कि वो एक चला जाए तो फिर बताते नहीं हैं। तो इसलिए आप उन लोगों के साथ अपना मेल-जोल रखें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और इसके साथ-साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है इन वेबसाइट के साथ-साथ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी देख लीजिएगा। इसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, अच्छा, इन यूनिवर्सिटीज़ के इन जो वेबसाइट्स के अलावा ये 4 वेबसाइट्स हैं, ये 4 अदारे हैं, जो कि दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी दर्जाबंदी करती है। उसमें पहली जो टॉप पे है वो क्यूएस है। गूगल पे आप जाओगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और ये येलो कलर का पेज आ जाएगा। इसमें आप फ़िल्टर करोगे, ठीक, तो हर मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखाई देंगी। इसका ये फ़ायदा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं पता आयरलैंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको नहीं पता फ़िनलैंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूज़ीलैंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसको गूगल करोगे तो बहुत ज़्यादा फेक वेबसाइट्स आ जाएँगी, एडवर्टाइज़मेंट आ जाएँगी। तो इस वेबसाइट से आपको ये पता चलेगा कौन-सी टॉप की है, कौन-सी लोएस्ट की है, तो आप अपने उस यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी रैंकिंग क्या है। तो ये 4 अदारे हैं, यूएस न्यूज़ एक अदारा है, इसके अलावा दी हायर एजुकेशन एक अदारा है, एकेडमिक रैंकिंग ये चाइना की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके साथ-साथ जो वर्ल्ड दूसरी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रैंकिंग करती है। तो आप इनकी वेबसाइट को भी लाज़मी एक दफ़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, और बेनिफिट्स तो ख़ैर आप लोगों को पता ही है। जो सबसे पहले जो बेनिफिट मैंने जो लिखा है, ये है कि आप फ्री में उम्रा कर सकते हो, हज कर सकते हो। वेट अ मिनट। जी हमज़ा, ठीक है? ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया? कितना आपने टाइम फ्रेम मुझे बताया ही नहीं था यार, कितने टाइम में कंप्लीट करना है? नहीं सर, आप आराम से माशाल्लाह। आप तो तकरीबन, मेरा ख्याल है कि आपने तो 100 सेशंस को निचोड़ दिया एक ही सेशन में, कि हर स्कॉलरशिप पे ही माशाल्लाह आप, क्योंकि अभी हमने 15 जो है ना हम स्कॉलरशिप सेशन कर चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह इतना जानदार जो है ना ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। थैंक्स सर, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच। बस यार किसी को बेनिफिट हो जाए, और मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट 94 95 हैं, तो ये अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है तो लोग सुन रहे हैं। अगर ना हो तो वो फिर पार्टिसिपेंट कम होते रह जाते हैं। राइट तो सर। एनी हो, जो सबसे पहले जो बेनिफिट है वो तो हज उम्रे का है, और इसमें जस्ट फॉर योर मोटिवेशन मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस साल मैंने हज किया है, और हज फ्री ऑफ कॉस्ट किया है स्कॉलरशिप में। तो ये एक सबसे बड़ी एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए भी, कि अगर आप सऊदीया में जाके पढ़ते हो तो आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अराइवल अलाउंस मिलेगा आपको। जब आप जाओगे तो तकरीबन 2000 रियाल तक आपको वहाँ पे अलाउंस मिलता है। इसका अराइवल लोन से क्या होता है कि जो पैसे आपने स्टार्ट में लगाए होते हैं ना, अटेस्टेशन के, मेडिकल के, वीज़ा प्रोसेस के, वो पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं फुली फंडेड। अब देखें, अरब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, लगाते हैं, और फ्री में आप जाते हो, लेकिन हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ उसको उनको तरजीह नहीं देते हैं। आई डोंट नो व्हाई।
और लेकिन जहाँ पे जर्मनी हो गया या यूरोपियन कंट्री, जहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, आपके पास 30-35 लाख रुपये होना चाहिए, और फिर वही 30-35 लाख रुपये आप हर महीने विदड्रा कर रहे होते हो और वो यूज कर रहे होते हो, और फिर एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हो, वो चीजें हमें बहुत ही चार्मिंग लग रही होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है। तो ये चीज भी चेंज करने वाला, ये माइंड सेट का गेम है सिर्फ। तो ये देखें, आपको अराइवल अलाउंस मिल जाता है, ठीक, उसमें क्या होता है कि आपके सारे जो इनिशियल जो पैसे पूछे लगे होते हैं वो सारे आपको वापस आ जाते हैं। इसका मंथली स्टाइपेंड डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। एमएस और पीएचडी के लिए तकरीबन इतनी है जितनी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखी हुई है। आजकल ये तकरीबन 1,50,60,000 रुपये बन जाता है पर मंथ। उसके अलावा पासपोर्ट, इकामा, वीजा, सर्विस। अब जो लोग सऊदीया में रहते हैं ना, उनको ये आइडिया होगा कि सऊदीया में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये भी बहुत बड़ी सरदर्द होती है कि उन्होंने अपना अकामा रिन्यू करना होता है, वीज़ा को अपडेट करना होता है। जबकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इस तरह की कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करना होती। आपका ये सारा काम, अकामा रिन्यू, वीज़ा प्रोसेस, ये सारा यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा कंफर्टेबल अकोमोडेशन है। कंफर्टेबल अकोमोडेशन का मतलब एक तो कंफर्टेबल है, दूसरी ये कि ये सेपरेट है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना है, इवन मलेशिया है, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी नहीं होती। वहाँ पर भी आपको शेयर करना पड़ता है कमरा। एक कमरे के अंदर 2 बंदे रह रहे हैं या 3 बंदे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सऊदीया की हर यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो एमएस बीएस लेवल का स्टूडेंट है, चाहे एमएस का है, चाहे पीएचडी का है, उसको सेपरेट उसको वो कमरा मिलता है, सेपरेट उसको कबर्ट होती है, हर चीज़ उसकी सेपरेट होती है। तो ये एक अच्छी एक चीज़ है यहाँ की, ये अरब ममालिक की। उसके अलावा सब्सिडाइज्ड हलाल फूड है, हलाल मील है। ये तो हलाल फूड के लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। फैमिली फ्लैट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर फैमिली फ्लैट्स अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये अरब कंट्रीज है, इज जस्ट लाइक अ सेकंड होम फॉर पाकिस्तानीज। वहाँ पाकिस्तानीज बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर चीज़ देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि आपने नाम देखा है किसी मुल्क का और किसी यूनिवर्सिटी का, और एक है आपकी सोशल लाइफ, ठीक है, और हर एक की प्रेफरेंस होती है। जैसे कि मेरी प्रेफरेंस ये थी कि यार किसी जगह जाए, वहाँ अपने 4-5 साल गुजारने हैं। तो किसी बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनको मेरी तरह होम सिकनेस भी होती है, तो वो टफ जगहों पर सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे हमारे एक दोस्त हैं, वो साउथ कोरिया से वापस आए। एक टीचर है जो साउथ कोरिया से वापस आए, वो प्रोफेसर की फंडिंग में वहाँ जॉब कर रहे थे। अब साउथ कोरिया की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, वहाँ पे बहुत अच्छा उनका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पे जो जो लाइफ है वो बहुत टफ है। उधर पता नहीं है वहाँ पे ना, क्योंकि उनका तो एक मजहब भी नहीं है, वो किसी को मानते ही नहीं है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक, रात के 11 बजे भी लैब में है, और बस एक रोबोट की तरह लाइफ गुजार रहे हैं। एक ये चीज़ होती है। दूसरा ये है कि आप अपनी सोशल लाइफ को भी इंजॉय करते हुए चीज़ें, तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस रखना होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। जब मैंने अप्लाई किया था, जब मैं अप्लाई कर रहा था स्कॉलरशिप पर मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो मुझे पता नहीं था मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किए। और ऐसा ही होना चाहिए। मैं आप लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि जब अप्लाई करो ना, तो बस अप्लाई करने की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना दो कि ऐसा ना करो कि बस एक जगह अप्लाई किया फिर उसको आप वेट करोगे कि नेक्स्ट जो है, जब इधर से रिजल्ट आएगा फिर आप नेक्स्ट किसी और जगह पे अप्लाई करोगे। तो मैंने इसी तरह अप्लाई करते करते रशिया में अप्लाई कर दिया। अब रशिया की यूनिवर्सिटी से मुझे मेल आई कि आपका पार्शियल स्कॉलरशिप था, फुल स्कॉलरशिप नहीं था, तो आपका एडमिशन हुआ है यहाँ पे, आप उधर चले जाओ, रशिया की जो कॉन्सुलेट है कराची में, वहाँ आप चले जाओ, आपको प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे याद नहीं था, मैंने उसको गूगल किया, मैंने कहा चलो चेक करता हूँ ये। जब वो यूनिवर्सिटी देखी, तो वो यूनिवर्सिटी जिस शहर में थी, उस शहर का जो एवरेज टेम्परेचर था वो माइनस में था। तो ये मैंने देखा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे तो मैं जा ही नहीं सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता, पूरा साल ही वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप सर्वाइव कर जाओगे कि नहीं करोगे। इसके अलावा ये जो, अगर आप क्यूएस यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे लोकेशन लगाओगे सऊदी अरेबिया की लोकेशन लगाओगे, तो ये आपको यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग यहाँ पे देखी जा सकती है। किंग अब्दुल अजीज़ जो है वो 106 नंबर पे है, ठीक है। इस तरह किंग फाहद अभी नई लेटेस्ट भी आ गई है, उसके मुताबिक क्या है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये इस तरह आप जो है ना, ये देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया की यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्टैंडर्ड है। सऊदी अरेबिया में यूनिवर्सिटीज़
खासतौर पर MS और PhD के लिए ये 4 यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, यहाँ पर आप लोगों को जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें BS लेवल के स्कॉलरशिप्स होते हैं, जबकि MS और PhD स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज कम है। जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा किंग फैसल यूनिवर्सिटी और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज हैं। उनकी डिटेल भी आपको मिल सकती है अगर आप इसी वेबसाइट पर देखोगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन वो मोस्टली BS लेवल की है। जबकि MS और PhD की लेवल के लिए मैं आप यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। इनका स्टैंडर्ड, इनकी रिसर्च फैसिलिटी सब ठीक है। ठीक। और इनकी जो मेन जो क्राइटेरिया है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए टेबल की फॉर्म में बनाया है। यूनिवर्सिटी है, कॉस्ट, GPA अगर आपका 3.5 से अबव है और साथ में रिसर्च पेपर है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिकमेंडेशन लेटर ऑनलाइन चाहिए, ठीक है। इसमें आइट्स चाहिए 6.5 या टॉफल 79 और GRE ऑप्शनल है। इसका मंथ, ये टाइमिंग कितनी है, 6 से 8 महीने में पता चल जाता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई। सिलेक्शन क्राइटेरिया वेरी टफ है क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। इसके साथ किंग फहद यूनिवर्सिटी है, इसमें भी अगर आपका GPA 3.5 के नज़दीक है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं और आइट्स भी यहाँ पर चाहिए। इसका जो क्राइटेरिया ये भी टफ है। इसके अलावा किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है जो कि पब्लिक सेक्टर में फर्स्ट है, पहले नंबर पे है, और इसमें आइट्स 6 भी हो तो चल जाएगा, 5.5 भी हो तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। जबकि GPA अगर आपका 3 से अबव है, इवन 2.9 2.8 वाले का भी एडमिशन हुआ है। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपने माइंड में रखना है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया नॉर्मल है क्योंकि मेरे जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड वाला, प्रोफाइल वाला अगर जा सकता है तो फिर आप अच्छी प्रोफाइल वाले भी जा सकते हैं। किंग साउथ यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह ही है। फिर 4 यूनिवर्सिटीज़ की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो टेबल की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उधर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के जैसे कि बेनिफिट्स हैं और एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो सऊदी अरबिया में पढ़ने के, सऊदी अरबिया के साथ साथ गल्फ की भी कुछ कंट्री जैसे कतर में है, उधर भी पढ़ने के ना कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान तो नहीं खैर कहना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़े से बनाए हैं, आप लोग ये देख लीजिएगा। कि सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि इजी एप्लीकेशन है। सोचिए कि हर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और बहुत इजी है, और कोई एजेंट वगैरह नहीं है। ये काइंडली चलो एटलीस्ट 90 जो स्टूडेंट्स है वो तो देख रहे हैं, 90 लोगों को तो मैं बताता चलूँ कि सऊदीया में या गल्फ में या कतर में या UAE यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हो तो एजेंट्स के बगैर अप्लाई करो। बहुत ज़्यादा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि पैसा लेते हैं और कहते हैं हम अप्लाई कर देंगे। तो अपना पैसा अपना ना वेस्ट कीजिएगा। मेरे यूट्यूब फॉलोअर में से एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैंने 40,000 इंडियन रुपए एक बंदे को दिए थे किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। तो सर जी उससे पहले मैंने आपके कोई वीडियो नहीं देखी, तो आपके मुझसे मुझे पता चला कि ये तो फेक है। तो मैंने फिर इसको बोला कि आप इसको कहो कि एक्सेप्टेंस लेके दे। तो ये चीज़ें होती हैं, तो काइंडली आप खुद अप्लाई कीजिएगा, इजी एप्लीकेशन है। और इसका जो ड्रॉबैक है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स क्या है कि यहाँ पर ना प्रोसेस ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले एक इनका एक एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं डीनशिप ऑफ एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। इसी तरह DGS, डीनशिप ऑफ ग्रेजुएट स्टडी, 2 डिपार्टमेंट है। जो BS लेवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, जो MS और PhD के लिए जाते हैं वो ग्रेजुएट स्टडी के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो क्लरिकल स्टाफ, वो क्या करते हैं, वो बड़ा क्या उसको कहना चाहिए कि लकीर के फकीर है। एक ही डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाड़ के साइड पर रख देंगे। ये ड्रॉबैक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें। ये प्रोज एंड कॉन्स में मैंने इसमें डाल दिए। और एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये एडवांटेजेस हैं। जबकि आइट्स जो है मैंडेटरी है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, जैसे चाइना में, मलेशिया में या यूरोपियन यूनिवर्सिटीज आपने प्रोफेसर को हंट करना है, फिर प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर चाइना में चाहिए होता है, आप लोगों को पता होगा, जबकि सऊदीया में या ये UAE में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता। और इसके साथ साथ इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट का नहीं पता चलता। ये तो खैर मेरा ख्याल है हर जगह नहीं पता चलता, लक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आप होली प्लेसेस मक्का मदीना के विजिट कर सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो, ये सारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एडमिशन प्रोसेस स्लो है, ये डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो बहुत अच्छे ये इनके हैं। जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उस तरह के, क्योंकि पैसों की तो कमी है ही नहीं,
इन शेखों के पास। तो ये जो अरब ममालिक वाले पैसे तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लार्ज रिसर्च ग्रुप्स नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से एक डिसएडवांटेज है। जब आप कोलैबोरेशन काम कर रहे होते हो, ज़्यादा बंदे होते हो, तो ज़्यादा अच्छी जो है ना आउटकम निकलती है, ज़्यादा प्रोफाइल अच्छी बन जाती है, पब्लिकेशन ज़्यादा अच्छी होती है। और इसके साथ लास्ट में जो है वो फ्री अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें फ्री में मिलती है। जबकि और मुल्कों में आपका बेशक स्कॉलरशिप ज़्यादा हो, ठीक है, स्कॉलरशिप बेशक ज़्यादा होता है, लेकिन आपने खुद सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 2000 रियाल मिलता है, किसी और मुल्क में आपको 5000 रियाल मिले फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5000, लेकिन उसके उसके अंदर आपने अकोमोडेशन खुद आप अरेंजमेंट करना है, वाईफाई का जो बिल है वो खुद देना है, बिजली का बिल खुद देना है, ट्रांसपोर्टेशन खुद करनी है। तो वो एक ऐसी हैक्टिक बन जाता है, आपने सारी चीज़ें, आप स्टडी से फोकस हट जाता है आपका। तो ये चीज़ इनकी बेहतर है कि सारी चीज़ें वो खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेशक स्कॉलरशिप की अमाउंट कम है, लेकिन जो फ्री में चीज़ होती है ना, उसका एक अपना बेनिफिट हो रहा होता है। आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, लेकिन आपने खुद अरेंजमेंट करनी है, तो उसका टाइम कंज्यूमिंग टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा ये है कि वर्क काम नहीं कर सकते हो आप, आउटसाइड यूनिवर्सिटी काम नहीं कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। या आप किसी प्रोफेसर को रिक्वेस्ट कर लो कि मैंने सर जी वो करना है, आपके साथ टीचिंग असिस्टेंट करनी है, कोई इस तरह का असाइनमेंट कोई चेक करना है। अब मैं कर रहा हूँ एक प्रोफेसर के साथ टीचिंग असिस्टेंटशिप, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अलाउ है, यूनिवर्सिटी के बाहर आप काम नहीं कर सकते। तो ये एक मेरा ख्याल डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने दोनों पढ़ने आप लोगों को बता दिए, गल्फ में, अरब ममालिक में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो ये आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। और इसके साथ-साथ लास्ट में, ये लास्ट स्लाइड है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो लास्ट स्लाइड में मेरी जो सजेशन है, मेरी एडवाइस है एज़ अ समझ लें एल्डर ब्रदर, कि मैं सबको कामयाब होना देखना चाहता हूँ कि आप सब कामयाब हों, सबका जो है एडमिशन हो जाए। तो इसके लिए जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, ठीक। तो बंदा तंग आ जाता है, हर रोज़ अप्लाई, हर रोज़ करना। तो उसके साथ-साथ अगर आप कोई ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट कर लें, ठीक, तो इससे ये होगा, एक तो आपका टाइम पॉजिटिव वे में लग रहा होगा, दूसरा ये कि आपकी जो सीवी है वो अपडेट होती रहेगी, ठीक। तो जिस तरह ये कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। एमआईटी के जो फ्री फ्री सर्टिफिकेशन होती है वो आप ले सकते हो, ठीक। तो ये ऑनलाइन लर्निंग आप लाजमी करें, सर्टिफिकेट इकट्ठे करें, इसमें ये आपके स्कॉलरशिप हंटिंग में फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके साथ अगर आप इंडस्ट्री में जॉब भी करना चाहते हो, तो उसमें भी ये बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। इसके अलावा अप्लाई मोर, अप्लाई एज मच एज पॉसिबल, ये एक एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एक जगह अप्लाई करके उसको दिल में लगा रख लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ और डिसहार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना, जितना ज़्यादा अप्लाई करो उतना ही कम है। स्कॉलरशिप हंट करने का एक बहुत कुलिया जो मैंने देखा है कि आपकी प्रोफाइल जैसे भी है, दुनिया बड़ी हुई है, बहुत बड़ी दुनिया है। आप सिर्फ पाकिस्तान का ना सोचें, बाहर का देखें, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ये जो न्यूज़ीलैंड, इवन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अब वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है। अभी फ़िनलैंड की बात थोड़े दिनों पहले कर रहे थे दोस्त, बता रहे थे कि फ़िनलैंड में वीज़ा रेशियो 100% है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके कंट्रीज़ के नाम नहीं आपको पता, तो आपको लाज़मी एक्सप्लोर करना चाहिए। जहाँ भी आप जाओ, जो है ना आपके लिए अल्लाह ताला आसानी फरमाए। उसके अलावा सीनियर की गाइडेंस लाज़मी लिया करें। हमारे स्टूडेंट्स ना, सीनियर जो एलुमनाई होते हैं, जो आपका जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने ये सेशन अरेंज किया, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। इनके जो लोग पास आउट हो चुके हैं, वो देखें कौन-कौन से मुल्कों में वो पढ़ रहे हैं और उनके साथ बना के रखें, उनका एक उनके एलुमनाई प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करें। जो सीनियर एक गाइड कर सकता है ना, वो आपको वेबसाइट पे मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। दोस्त की जो बात होती है वो जल्दी आपको पिक भी हो जाती है और ये कि आप कम वक़्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये 3 मेरी एडवाइस हैं, सजेशन समझ लें। तो आई होप सो कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल। इसके साथ ही आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और जम के आपने सुना हर चीज़। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई एम हियर टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह।
फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर ऑल द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपने माशाल्लाह से हर जितनी भी स्कॉलरशिप थी उनकी माइन्यूट डिटेल्स शेयर की हैं, और जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ में अप्लाई नहीं करते, तो इसकी बेसिक रीज़न ये है कि उनमें ज़्यादा अवेयरनेस, उन्हें पता नहीं है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो है ये अटेंड करने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्लामिक कंट्रीज में भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज यू आर द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और दूसरी जो आपने बात की थी कि पाकिस्तान में लोग इतना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपका ये नॉलेज होना चाहिए वो एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। अगर आपकी वजह से कोई एक भी स्टूडेंट जो है उसका फ्यूचर बन जाता है, तो ये आपके लिए मैं समझती हूँ कि सदका जारिया है। और सर आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने टाइम निकाला अपनी बिजी रूटीन में से और हर चीज़ की डिटेल जो है वो शेयर की। थैंक यू सो मच सर। और यू बाकी आर हम ऑलवेज वेलकम सर कहकर आप मुझे वैसे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में भी कभी हमें मौका मिलेगा तो लाजमी। आपने बिल्कुल अच्छी बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपका एक सदका जारिया बन जाता है। देखें, आप जो प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, ये आप किसी एक बंदे को नहीं कर रहे हो। देखें, अगर ये 100 बंदे सुन रहे हैं, इनमें से 2 या 3 का भी स्कॉलरशिप हो जाता है, और मेरा यकीन है इंशाल्लाह कि ज़्यादा लोगों का स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो एक बंदे का एडमिशन नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका खानदान भी उसकी बेनिफिट्स ले रहा होता है। पूरा पूरा खानदान, पूरी पूरी फैमिली जो है ना, वो उसकी वजह से उसके बेनिफिट्स लेगा। तो ये आप पूरे खानदान की लाइफ को चेंज कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। सर एंड पे हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, मुझे तो काफी कुछ लर्न करने को मिला है। बाकी स्टूडेंट से भी रिव्यूज ले लेते हैं कि उन्होंने कितना लर्न किया, अगर उनके क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओवर टू यू मिस्टर हमजा। जी, जिनके क्वेश्चन है काइंडली वो हैंड रेज कर दे, तो हम वन बाय वन आपका अनम्यूट कर रहे हैं। ओके, मिस बतूल अब्बास। वालेकुम सर, मेरी आवाज आ वालेकुम रही है? सलाम। 1 मिनट प्लीज, मैं जरा टीवी का आवाज, अमर जी टीवी की आवाज आस्ता करना, आवाज आ रही है। जी जी, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। मैंने क्वेश्चन ये था कि मेरी जो बीएस की डिग्री है ना वो ब्रेक है, मतलब मेरी 2 ईयर पहले बीएससी है, थोड़ा फिर सा देन ऊंचा बोल मेरा सकते हैं, आवाज थोड़ी मेरी, बस मेरे हेड फ्री का कोई इशू है मेरा ख्याल, श्योर आवाज श्योर बहुत स्लो है आपकी। आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? जी जी बोले। मेरा सवाल ये था कि मेरी ना 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री है वो ब्रेक हुई हुई है, मतलब कि मेरी 2 ईयर बीएससी है और 2 ईयर का एमसीएस है, तो देन वो कंप्लीट होकर 16 ईयर्स बनता है। तो क्या मुझे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा? Definitely। वो बेटी आ गई, मुझे ना थोड़ा सा क्वेश्चन का नहीं है, टेक्स्ट है या हमजा आपको समझ आए आप बोल दो, क्योंकि मुझे इनकी बात बहुत स्लो आ रही है। जी जी, बतूल काइंडली ना रिपीट कर दें क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी डिग्री जो है 16 ईयर्स वाली जो है वो ब्रेक डाउन हुई हुई है, उसमें 2 ईयर बीएससी में और 2 ईयर मास्टर्स में, ठीक है, जिसे एमसीएस भी कहते हैं, ठीक है। जी जी तो जी। क्या मुझे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा इंटरनेशनली अप्लाई करने के या फॉरेन एजुकेशन अप्लाई करने के हाँ, लिए? ये थोड़ा इशू होता है। इंटरनेशनली में चाहिए। अब ये मुझे समझ आ गया आपके सवाल की, सवाल जो पहले ऐसा होता है ना, बीएस 2 साल का था, उसके बाद फिर एमए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एमएस इसको कहते हैं, और एमफिल कहते हैं, बाहर एमएस ही होता है। ठीक, तो ये हमारे एक स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। उसकी जो एमएस की डिग्री है, जो कि आपके पास होगी, ठीक है, या एमफिल की डिग्री है, उसी को वो कंसिडर करते हैं। ठीक तो है, ठीक 16 साल है। एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो हम्म, मैटर करता है कि आपके 16 साल कंप्लीट है कि नहीं। तो ये जो 2 साल का गैप है, इसका 2 साल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाहर नहीं है, इसका हम्म, कोई इशू नहीं है। खास कर सऊदीया की यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता है, क्योंकि हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ। तो ये मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, बाकियों का मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई होप सो कि इतना बड़ा कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी। ठीक है, लास्ट की डिग्री इंपॉर्टेंट होती है आपकी, मतलब? आज लास्ट लास्ट डिग्री है। लास्ट डिग्री में ठीक। आपके जो एमफिल लिखा हुआ है, वो बाहर जब आप अप्लाई हम्म, करोगे तो वो एमएस होगी। तो वो हाँ 16 ईयर एजुकेशन है। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे पीएचडी के लिए, या नेक्स्ट एमएस के लिए, सॉरी ठीक दोबारा। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट मिस्टर अब्दुल रहमान, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ।
Abdurrahman, yes, you can speak now. उनका शायद कोई माइक का मसला आ रहा है। उतनी देर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चैट बॉक्स है यहाँ से देख लो, कोई अगर क्वेश्चंस वहां से किए लोगों ने, आप रीड आउट कर सकते हो। हाँ काइंडली, मैं कह रहा हूँ पहले एक हैंड रेज है, उनको ले लें एक बारी। ओके। ओके, मिस्टर वकास मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, तो वो आई थिंक ऑडियो ज्वाइनिंग का कोई प्रॉब्लम था। तो सर मेरे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अरेबियन कंट्री और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया है, क्योंकि आई वाज बोर्न इन जद्दा। तो अगर मुझे कोई यूएस का वीज़ा भी प्लेट में रख के देगा मैं उसको डिनाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे माइंड के मुताबिक ये कंट्री वो है जहां आपका दीन भी सेव है और दुनिया भी सेव है। आप स्टडी भी कर सकते हो और आपका दीन भी काफ़ी हद तक सेव रहता है। एग्जैक्टली। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए ऑलमोस्ट वो मेरे पास रेडी हैं। ऑलरेडी मैं अटेस्टेशन प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक तो मेरी अभी डिग्री नहीं आई। मैंने अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है, आ जाएगी 1-2 महीने तक। तो अभी तक डिग्री नहीं आई मेरी। तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे पास आइल्स नहीं है। आपने लिखा हुआ था अरेबियन कंट्री के लिए आइल्स ज़रूरी है, या मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो एक ये क्वेश्चन है मेरा। और थर्ड ये कि डेट्स आपने मेंशन नहीं की कि किस यूनिवर्सिटी में किस डेट्स को। मैं बताता चलूँ कि मैंने एमएस के लिए अप्लाई करना है। मेरा बैचलर्स अभी कंप्लीट हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैंने एमएस के लिए अप्लाई करना है। तो काइंडली इनको ज़रा एलैबोरेट कर दीजिएगा। ओके। जज़ाकल्लाह। ओके, सबसे पहले तो डिग्री कंप्लीट हो गई है, लेकिन डिग्री आपके पास है नहीं। तो जैसे मैंने बताया भी कि ये ना जो सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर ये इशू है कि ये होप सर्टिफिकेट पर, या जिस तरह होता है ना कि आपकी डिग्री, अगर आपको डिग्री नहीं भी है, मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट जैसे 8 सेमेस्टर की होती है मार्कशीट, उसमें आपका फाइनल जीपीए मेंशन है, तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर दो। वो आप अप्लाई कर दें, वो आप कर दें। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये तो लाजमी चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटी से बना होता है ना, कि आपकी जो एजुकेशन है ये इंग्लिश में है, ये नहीं एक्सेप्टेबल सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक। और तीसरा, इसके लिए आपको आइट्स एंड टॉफल देना पड़ेगा, और आइट्स दे दें ब्रिटिश काउंसिल का तो ज़्यादा बेस्ट है। 2-3 महीने तैयारी करके आप उसको कर दे सकते हो। और जो तीसरा है कि इसकी डेडलाइन नहीं आपने बताई, और इनका ये इसलिए नहीं बताई कि इनकी कोई प्रॉपर शेड्यूल है ही नहीं। ये जो सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जिनकी मैं 4-5 यूनिवर्सिटी, ये डिफरेंट, इनका पता नहीं, कभी साल में 2 दफ़ा एडमिशन ओपन कर देते हैं, कभी 1 दफ़ा होता है। आज से 2 साल पहले जब ये कोरोना में था, तो पूरा साल ही एडमिशन ओपन थे किंग अब्दुल अजीज़ के। तो ये स्केड्यूल इनका वेरी होता रहता है। तो इसलिए इसके लिए एक वाहद हल तो ये है कि आप इनके जो ट्विटर हैंडल है, सऊदीया यूनिवर्सिटी के जो ट्विटर हैंडल है, ये वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि एडमिशन ओपन हो गया कि नहीं हो गया। तो आप इनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनको फॉलो कर लें, तो आपको पता चल जाएगा। किंग फहद में 2 दफ़ा होता है एडमिशन ओपन। ठीक, तो आजकल भी देख लें, अगस्त में वैसे एडमिशन ओपन थे, तो आप दोबारा चेक कर लें, क्लोज तो नहीं हो गए। तो अगर तो ओपन है तो आप अप्लाई कर लें एमएस के लिए। और किंग फहद में आप आइट्स के बगैर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा उसके बाद आपको आइट्स देना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है कि आपको आइट्स के बगैर वो कंडीशनल ऑफर देंगे, आपको ये लगता है, तो आप अप्लाई कर दें। तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपने आइट्स जो है वहाँ पे जाके सबमिट कराना लाजमी है। ये है। आई होप कि आपके तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए। नेक्स्ट वकास मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी वालेकुम सलाम। विकास भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्योंकि ये हेडफोन का कोई इशू है। जी सर, मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी जी। अच्छा, तो मैं जो है ना सऊदीया वगैरह या यूएई वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ एमएस में। बट मेरे जो मार्क्स हैं बीएससी और एमसीएस 2 इयर्स वाला सीन है मेरा, तो उनमें थोड़े से कम है। बीएससी में मेरे 51% 53% है आई गेस, और जो एमसीएस में है 2.91 जीपीए। और इसके अलावा मैंने अभी तक आइल्स भी नहीं किया हुआ। आइल्स का मुझे ये बता देंगे
कि आइल्स की जो वैलिडेशन होती है वो 1 साल होती है, जो भी आप मतलब अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो ये भी बता देंगे। बस यही क्वेश्चन से मेरे कि मैं इन जीपीए के साथ आगे जा सकता हूँ, और क्या कहते हैं आइल्स वगैरह का भी मुझे बता देंगे। जी जी, थैंक यू विकास। जीपीए आपका जो हायर स्टडी है, जो फाइनल डिग्री है, उसका तो अच्छा है। और बाकी मोस्टली जब आप अप्लाई करते हो ना, तो जो लास्ट डिग्री होती है उसका जीपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको अवेल करनी चाहिए, अप्लाई लाजमी करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में एक चीज़ नहीं मैटर कर रही होती। अक्सर हम तो ये देखते हैं ना कि जिसके ग्रेड अच्छे हैं सबसे पहले वही है, वहाँ पर आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन मैटर कर रही होती है। आपकी बाकी चीज़ें अगर आप स्ट्रांग है, आपका रिसर्च प्रपोजल आपने बहुत अच्छा बना लिया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एजुकेशनल सीवी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जो है वो ज़्यादा जीपी वालों को से ऊपर जा सकते हो। एंड सेकेंडली, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, आर्ट्स की 2 साल की वो होती है, वैलिडिटी होती है 2 साल की। जी जी हमजा, और कोई जी सवाल? जी सर, मोहम्मद खटक साहब, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है जी? जी 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 अस्सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद है और मैंने बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है ना 2021 दिसंबर में। तो उसके बाद तो अभी एक तो मसला मुझे ये आ रहा है कि मतलब रिसर्च प्रपोजल का मैं इसको किस तरह लिखूं, क्योंकि हाँ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो हमने किया था तो वो तो मेरे ख्याल पे इतना अच्छा नहीं, मतलब मैंने हाँ क्योंकि कोरोना भी था और अच्छा मैंने मतलब जी ग्रेड तो उसमें अच्छे सर नहीं दिए थे, लेकिन मैंने अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया है ना। तो उसको किस तरह मैं रिसर्च प्रपोजल में अकर लिखो और एसओपी इनको तैयार करने में मुझे थोड़ी सी किस तरह, क्योंकि वो आप आपसे मांगते हैं कि आप फ्यूचर में कौन सी सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे, फिर उसको किस तरह फ्यूचर में मतलब अप्लाई करेंगे, मतलब इस तरह पूरा वो ओके ओके, मांगते आई हैं ना। अंडरस्टैंड, बस यही क्वेश्चन है। और हाँ यही क्वेश्चन है सर कि इनको ओके, इन दोनों को मैं किस तरह मिलाऊं हाँ हाँ, मैं मतलब। मैं बताता हूँ और भी शायद स्टूडेंट्स का यही हो क्वेश्चन। अच्छा, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, आपको पता कैसे बनाएंगे, और फाइनली प्रोजेक्ट आपका उस लेवल का नहीं है या रिसर्च वाला नहीं है, तो इसके लिए आप अगर लिख लो ना, गूगल स्कॉलर। जी सर। गूगल स्कॉलर वेबसाइट है, इसके अलावा साइंस डायरेक्ट। जी। हाँ, गूगल स्कॉलर लिख लिया, साइंस डायरेक्ट लिख लिया, इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऊपर एक फाइंड वाला क्या कहते हैं बार नजर आएगी, उधर आपने ना कुछ टाइप करना है कीवर्ड। अगर फॉर एग्जांपल आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जांपल, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कुछ माइंड में होगा कि यार आजकल इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो आप किसी भी चीज़ को कोई कीवर्ड आपने मेंशन करना है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आप वाटर लिखोगे, या आप कोई पंप लिखोगे, आप सोलर लिखोगे, या विंड एनर्जी लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको सर्च करो, तो उसमें फिल्टर हो जाता है, जो टॉप के जो लेटेस्ट जो रिसर्च पेपर है वो आप पढ़ लो। वो सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कि यार ये किस काम पे लगा दिया मुझे, ठीक है, वो सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका वो अब्स्ट्रैक्ट और उसके आगे कंक्लूजन होता है, ठीक है। कंक्लूजन में अक्सर रिसर्च पेपर वालों ने फ्यूचर रिकमेंडेशन दी होती है कि ये फ्यूचर में करना चाहिए रिसर्चर्स को, तो उससे जो अगर आप 4-5 भी पढ़ोगे ना अपने से फील्ड से रिलेटेड, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा यार ये वाला काम है जो करना चाहिए, तो उससे आप उसकी मोटिवेशन वहां से थोड़ी सी लेके और थोड़ा सा वहां पे इंफॉर्मेशन नॉलेज लेके आप अपना रिसर्च प्रपोजल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया रिसर्च प्रपोजल थोड़ा सा लेंथी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसी की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है सर, इसको ना मुझे यही मतलब है कि मैंने अभी वो कहते हैं मतलब पास मैंने थोड़ा सा रिसर्च के बारे इसके बारे की इसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होते हैं ना, तो मतलब इस पर थोड़ा सा मतलब स्टडी किए है ना। तो उसमें जी यही होता है कि मतलब अभी मैं अपने पास्ट को मतलब जो मैंने बीसीए में पढ़ा उसको मैं किस तरह मतलब उसको लिंक करूंगा, कि मैंने अगर उसमें मैं हमने फाइनल प्रोजेक्ट किया था वाटर फिल्ट्रेशन पर, तो उसमें कुछ डिटेल सेंसर लगाए थे इस तरह, तो उसको मैं किस तरह प्रेजेंट के साथ मतलब फ्यूचर के साथ किस तरह लिंक करूंगा, क्या उसको उसको डिस्कस करना जरूरी होता है कि नहीं, कि मैं एक नया बस शो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नया भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आपने फाइनली प्रोजेक्ट को साथ लाजमी करना है। आपके इंटरेस्ट चेंज हो सकती है, आप कह सकते हो कि वाटर से मैंने प्यूरिफिकेशन पे ये मैंने काम किया है, लेकिन फ्यूचर में मैं इस फील्ड पे जाना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, और उसके आपने बैकग्राउंड वहाँ पे ले सकते हो।
और जो काम आपने किया उस पर भी फ्यूचर में काम हो रहा होगा। दुनिया में तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें हो नहीं रहा, या आपने जो कर लिया उसके बाद वो खत्म हो गया। तो इसके बनाने के लिए ये है कि आप अपने जो सुपरवाइजर है उससे हेल्प ले सकते हो, और टीचर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आई होप सो के दे विल गिव यू बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल मटेरियल। ठीक है सर। सर इनसे मैं आपको ईमेल कर लूंगा, अगर मैंने एक दफ़ा बना दे तो अगर उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, ठीक है जी, इफ़ यू हैव द टाइम। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू सर। ओके ओके। Miss Shazia, kindly unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम माय अस्सलाम। नेम इज शाज़िया। मुझे ये पूछना था कि मैंने ना बैचलर किया केमिस्ट्री में, तो मैं मास्टर्स केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकती हूँ? केमिकल इंजीनियरिंग में आई 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 थिंक आप कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि मेरी आपकी। एक्सपर्टीज जो है ना वो मतलब मैं जॉब कर रही हूँ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में, तो मेरी एक्सपर्टीज ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग टेस्टिंग, ये सब चीजें हैं। तो केमिकल इंजीनियर भी हमारे साथ ही वर्क कर रहे हैं, फार्मासिस्ट, केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर। तो मैं ये जी पूछना चाह रही थी कि मैं कर सकती हूँ? जी जी जी, आप कर सकते हो। नेक्स्ट में जो मेरी सुपरवाइजर थी, उनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो केमिस्ट्री की थी। उन्होंने कायदेआम यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की थी, और उसके बाद उन्होंने नॉर्वे से केमिकल इंजीनियरिंग की थी, और वो मेरी सुपरवाइजर थी। तो इस बेस पे मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं। Mr. Mas, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि मैं एट द मोमेंट एनईडी यूनिवर्सिटी कराची का ग्रेजुएट नहीं हूँ, अंडर ग्रेजुएट हूँ। मेरे 2 इयर्स क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे जो 2 रिमेनिंग रहते हैं, मैं उसमें चाह रहा था कि मेरा पहले से ही था कि मैं बाहर की तरफ करूँ, तो मैंने अपने इंटरमीडिएट के बाद भी अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। सो मुझे अभी रिसेंटली पता चलता है कि ट्रांसफर स्कॉलरशिप जो होती हैं वो भी अवेलेबल होती हैं। एक ऐसी भी चीज़ होती है कि आप एट द मिडिल सेशन में जा सकते हो। तो मैं चाहता कि मैं जो बाकी 2 इयर्स हैं मैं वो पढ़ लूँ। तो मैंने देखा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जो है, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस सऊदी अरब में मौजूद हैं जो अपना इजाज़त देती हैं स्कॉलरशिप। तो इसके बारे में थोड़ा सा एलेबरेट कर दें, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन फेस में फंसा हुआ था। जी 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 माज, इन यूनिवर्सिटी के कैंपस सऊदीया में अनाउंस हुए हैं, लेकिन अभी फुली फंक्शनल नहीं है। और ये जो कैंपस आप बात कर रही है यूएई में है, शारजा में है, कतर में है उनके कैंपस। और अच्छा। सऊदीया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये इस तरह नहीं लेते कि आप 2 साल इधर पढ़ लें और 2 साल उधर चले जाएं। सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, और उसमें भी क्राइटेरिया उसमें भी काफ़ी टफ होता है। लेकिन इसके साथ अगर आप इंटर्नशिप की, थोड़े दिनों पहले ही मुझे एक ताइवान में इंटर्नशिप का एक ऐड देखा था। अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप कुछ महीनों के लिए वहाँ चले जाओ, कुछ रिसर्च वर्क करने के लिए या लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा साबित हो सकता है आपके लिए। तो वो अगर आपने सर्च आउट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि स्कॉलरशिप नेटवर्क पर या पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग हो गया, और इसके अलावा स्कॉलरशिप काउंसिल के नाम से हमारे कामरान अमीन भाई हैं, चाइना में होते हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो उनकी जो पेज पे जाकर ना आप यही क्वेश्चन लिखें, तो मे बी आपको और भी कोई अच्छे आंसर मिल जाए इंशाल्लाह। Miss Nosheen Sheikh, kindly unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं जो है ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो एजुकेशन है वो 18 इयर्स है ना। लास्ट मेरी जो डिग्री है वो एमबीए, और मेरी जो मतलब बीकॉम है 2 इयर्स, देन एमकॉम 2 इयर्स, देन एमबीए 1.5। ठीक है, अब ये है कि 2019 में मेरी डिग्री हुई है, अब है 2023। तो क्या ये जो गैप है ये कोई हर्डल बनता है एडमिशन के लिए? एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो क्या इसमें कोई मतलब कोई रुकावट आएगी या इजी है, मतलब ये हो जाएगा
ये थोड़ा मुझे आप और तीसरा ये भी पूछना चाह रही हूँ कि मेरा जो रिसर्च प्रपोजल है, जो रिसर्च मेरा था वो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे। तो ये था, अब ये है कि मैं वापस भी एजुकेशन पे ही दोबारा मतलब काम करना चाहती हूँ। तो अब आप मुझे गाइड थोड़ा करें कि ये किस वे में मैं इस चीज को कंक्लूड करूँ, किस तरह से मैं इसको समझूं। मोस्टली जो गैप होता है ये अंडर ग्रेड जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनमें मेंशन होता है, उनकी रिक्वायरमेंट में मेंशन होता है कि 5 साल से ज़्यादा का गैप ना हो। पीएचडी के ओके। लिए पीएचडी के लिए एज लिमिट होती है, वो ये सऊदी यूनिवर्सिटी में 35 ईयर्स है। अगर आपके 35 ईयर्स से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं, मेरी 35 नहीं, मैं तकरीबन 38 हूँ। तो वो 35 जो एज लिमिट है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब ये सब सऊदीया की सब यूनिवर्सिटीज के मो, लिए है या मो, मो, पर्टिकुलर? मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही है जिसमें। और आप अगर ज़्यादा इसको करने तो आप खुद से अगर चेक कर लें रिक्वायरमेंट्स में, ऑफिशियल जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होती है उनमें आप देख लें, क्योंकि समटाइम ये एज लिमिट नहीं होती है। लेकिन जो मुझे जितना मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना किंग अब्दुल अजीज हो गया जहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, या किंग फहद है एमबीए से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये मेंशन थी। तो मे भी चेंज भी हो जाए, हो सकती है, तो आप थोड़ा सा खुद इसको फाइंड आउट कर लें। जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बता दी है, और जो रिसर्च आपने बताई है एजुकेशन से और इस तरह, तो वो अगर आप उस रिसर्च को थोड़ा सा आप डाइवर्ट डिफरेंस। कर लो इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ या इंटरनेशनल को, क्योंकि देखें जो रिसर्च है उसमें थोड़ी सी चीज़ नेशनैलिटी से अबव होनी चाहिए। अक्सर ना समझ। स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैंने 2-3 दिन पहले एक आए थे कि मैंने ना एमए या एमएस उर्दू में किया है ना, तो मेरे इसके बाद स्कॉलरशिप वहाँ पे सऊदीया में हो सकता है कि नहीं हो सकता, या इंग्लिश में किया है। तो अब देखें वो वहाँ पे उनको क्या लगे, आपकी इंग्लिश तो वो खुद नहीं पढ़ते, वो खुद अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में या उर्दू में या इवन पॉलिटिकल साइंस में, या पॉलिटिकल साइंस में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मेरा ये ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मेरा रिसर्च इसमें है। अब उन कंट्री में आप जा रहे हो जहाँ पे पॉलिटिकल है ही नहीं, वो किंगडम सिस्टम है, ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सही। मैटर करती हैं। उसमें वो पैसा, उसमें वो रिसर्च उसमें क्यों लगाएंगे? तो क्यों इसलिए अपनी लगाएंगे? रिसर्च को थोड़ा सा उस तरह मॉडिफाई करें कि आप इंटरनेशनल लेवल पर आ जाएं। तो बाकी जो एज वाली बात है वो जो मुझे पता है कि फाज में, किंग अब्दुल अजीज में, किंग साउथ में, कास्ट में चेक कर लें तो उसकी किसमें चेक एज लिमिट है कि नहीं। बाकी 35 ईयर्स है किसमें मोस्टली चेक यूनिवर्सिटी। करो? कास्ट में क्या करें आप? कास्ट में क्या चेक कर लो? कास्ट में रिक्वायरमेंट चेक कर लें, मे बी वहाँ पर एज लिमिट ना हो। ओके, ठीक है, जज़ाक। उसामा वहीद। चलें उसामा जी हमजा, वहीद। हाँ जी। कितने रह गए हैं, थोड़ा फाइंड आउट करें जल्दी अ, जल्दी, चीज़ें बस क्वेश्चन बस रिपीट हो रही हैं। जी, ये 7 लोग रह गए हैं, इनमें से भी बस हाफ ले लेते हैं। ओके ओके। जी उसामा जी जी वहीद। जी जी उसामा भाई। जी उसामा भाई बोले, आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट ले लेते हैं एमन। जी एमन अमन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट फहीम। जी फहीम भाई आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतना टाइम दिया और आपने इतनी सपोर्ट किया। बहुत डिटेल से आपने बात की सर। टाइम भी शॉर्ट है सर। मुझे तो नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन का बन सकते, लेकिन सर कुछ क्वेश्चन है उसको अगर हाईलाइट करें तो बेहतर होगा। सर आपने दोनों दिए थे आइलेट्स और टोफल का, तो सर पहले ये बताइए कि उसमें हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा। सर मेरी बैकग्राउंड जो है वो सर प्लांट साइंस है, मैं एमपी का इजाज़ यूनिवर्सिटी से की है मैंने। रिसर्च बैकग्राउंड भी सही है और एकेडमिक भी सर सही है। दूसरा दूसरा सर सिर्फ ये बता दें कि डेडलाइन का आपने सर डिटेल से आपने नहीं बताया कि यूनिवर्सिटी एडमिशन की डेडलाइन कब कब की होती है। थैंक यू सर। ओके यार, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि आइट्स ज़्यादा बेस्ट था, ब्रिटिश काउंसिल का आइट्स, क्योंकि उसमें आपके पास पेजेस वगैरह होते हैं, आप हाईलाइट कर लेते हो, और ज़्यादा देर आप कंप्यूटर पे रीड आउट करोगे तो आपको समझ नहीं आ रही होती, और रीड
जब आप पढ़ रहे होते हो तो पीछे बैक जाना हमारी आदत पड़ रही होती है, हमने हाथ में वो फॉर्म लिया होता है हार्ड फॉर्म में, उसको हम आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा आइट्स से अच्छा बैंड आ गया था जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट कर देता हूँ कि आइट्स दे देना। और सेकंडली डेट्स जो मैंने बताया ना कि डेट्स ना टेंटेटिव डेट्स हैं, डेट्स चेंज होती रहती हैं सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ के प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि हर साल इस महीने होंगी और इस महीने खत्म हो जाएगा और ये इनका प्रोसेस है। हर एक का इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। कि कोई कोई दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 2-2 साल 1.5 साल वीज़ा लगने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए हर एक का डिफरेंट सिनेरियो है, शेड्यूल है। इसलिए जनरल मैं नहीं बता सकता कि इस डेट में एडमिशन ओपन होंगे, इसमें क्लोज होंगे, इसमें वीज़ा आ जाएगा, इसमें ये नहीं आएगा। ये सऊदीया की यूनिवर्सिटी का मसला है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर एक और पूछना था कि अगर आपके साथ कोई कांटेक्ट हो या कोई चीज़ की मालूमात चाहिए तो सर आप ईमेल मेंशन कर दिया, व्हाट्सएप कोई नंबर वगैरह, तो अगर कोई इशू तो हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। जी जी थैंक जी यू सो जी। मच सर। ओके ओके, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, काफ़ी 4-5 ग्रुप्स बने हुए हैं पहले ही। तो इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी आपको पता है, उधर से भी आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब तक हो सके जितनी इंफॉर्मेशन बंदा शेयर कर दे, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ईमन। थैंक यू सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी मेरा पहले माइक अनम्यूट नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी बीएस कर रही हूँ, करंटली मेरा 7th सेमेस्टर है। तो अभी अभी से मुझे क्या तैयारी कर देने शुरू कर देनी चाहिए कि मेरा एट द एंड मेरा मतलब डिग्री के बाद फौरन हो जाए, मुझे इतना वेट ना करना पड़े। और उसके अलावा आइट्स का कितने बैंड्स होना जरूरी है स्कॉलरशिप के लिए, और मिनिमम सीजीपीए कितना होना चाहिए? अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप ये आइट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, और रिसर्च प्रपोजल बनाना और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का ये बनाना, ये चीज़ें आप सीख लें कि आपने नेक्स्ट रिसर्च करनी है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और अपने टीचर से पूछ लें ताकि ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी हों जब आपके पास डिग्री हो। और जीपीए तो थ्री से above हो तो बहुत चांसेस हैं वो जगहों पे आपका हो जाता है। इसके अलावा आइट्स में 6 बैंड मिनिमम चाहिए होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। आपका 6 बैंड हो तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। जी असदुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है सर? जी 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 असदुल्ला बोले। जी सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है तो थोड़ा उसके थोड़ा सा बाद ऊंचा ऊंचा बोलें, माइक नज़दीक करके, आवाज़ बहुत स्लो है। जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे पीएचडी में एडमिशन लिया है तो उसमें प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर एक होता है, वो आपने अप्लाई किया था या डायरेक्टली बस एडमिशन पोर्टल पे अप्लाई किया था? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मेरा स्टडी में गैप है, 16 में है बैचलर और अब 23 चल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एमएस में साथ पाकिस्तान से भी कर लिया जाए, उससे स्टडी गैप जो कवर हो सकता है, देन पीएचडी में अप्लाई किया जाए, साथ साथ एमएस के लिए भी अप्लाई किया जाए तो फॉरेन स्कॉलरशिप पे। तो इसके बारे में भी गाइड कर दें, ये दो क्वेश्चन है मेरे। जी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन का आंसर दिया है कि मोस्टली जो स्टडी गैप होता है ये अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप के लिए होता है कि आपका स्टडी गैप 5 साल से ना कम ज़्यादा ना हो। और एमएस और पीएचडी में मोस्टली नहीं लिखा होता, स्टडी गैप का कोई इतना इशू नहीं होता। तो आप तो मतलब कर सकते हो, अप्लाई अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हो कि एमएस में पाकिस्तान से कर लूँ, स्टार्ट कर लूँ और फिर पीएचडी के लिए, तो ये इट्स अप टू यू बिकॉज स्कॉलरशिप प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसे नहीं होगा कि आप अप्लाई करोगे तो थोड़े दिनों के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। तो आपको हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, एक तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप कैसे अर्न करते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपके पास डिग्री आ जाएगी या आप कंप्लीट कर लोगे तो आप नेक्स्ट फर्दर पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपकी एमएस स्टार्ट है पाकिस्तान से, आप कर रहे हो, साल हो गया, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप फिर भी मूव कर सकते हो। ठीक। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो एक्सेप्टेंस लेटर के मुताल्लिक था। तो सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। तो ये मैंने बताया था। तो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी कॉस्ट है जहाँ पर पीएचडी के लिए
आपको प्रोफेसर की प्रोफाइल, प्रोफेसर का कांटेक्ट बताना है कि आपने किसके साथ रिसर्च करनी है। तो वो अगर आपने उसके साथ पहले से बात की होगी, ईमेल की होगी, तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर वहां भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया? आई होप जी आई हैव गिवन योर आंसर। मिस फायजा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मैं करंटली सऊदी अरेबिया के अंदर ही हूँ, तो क्या मैं यहाँ से अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती हूँ, या ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स ये हैं कि आउट ऑफ सऊदी अरेबिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, और सेकंड ये कि मेरी डिग्री भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है और मेरी डिग्री में 5 साल का गैप आ गया, तो क्या मैं यहाँ पर एज अ जॉब भी कर सकती हूँ, लैब असिस्टेंट या टीचर के साथ एज असिस्टेंट जॉब कर सकती हूँ? यहाँ पे प्रेफर करते हैं इस तरह। बस और ये क्वेश्चन। करंटली मैं रियाद में हूँ, तो मेरा ये है कि रियाद में अगर प्रिंसेस नूरा या इमाम यूनिवर्सिटीज में। ओके ओके। तो सऊदीया में ना दो टाइप्स के स्कॉलरशिप हैं, एक है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप, एक है इंटरनल स्कॉलरशिप। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है, और इंटरनल जो है वो बहुत कम है, और उसकी अक्सर हमें पता नहीं चलती कि कब एडमिशन ओपन होते हैं। वो बेसिकली एडमिशन हो जाए उसके बाद आपको वो स्कॉलरशिप में वो फी वेवर देते हैं। इंटरनल स्कॉलरशिप इसलिए थोड़ा मुश्किल है। तो आप एक्सटर्नल के लिए अप्लाई करें। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, आपके पास पासपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप रियाज में बैठ के करें या लाहौर में बैठ के करें, इट डजेंट मैटर। उनको क्या पता है कि आप कहाँ से कर रहे हो अप्लाई, ऑनलाइन ही कर रहे हो। तो ऑनलाइन आप एक्सटर्नल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें। और सेकंडली जो गैप है, स्टडी गैप का, वो आपने पूछा, और पहले भी 2-3 दफ़ा मैंने बताया, उन्होंने सवाल पूछा था कि एमएस और पीएचडी लेवल में स्टडी गैप रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं होता, नहीं लिखा होता कितना स्टडी गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मोस्टली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होता है कि आपने एफएससी बहुत पुरानी ना की हो, मतलब ग्रेड 12 आपके बहुत पहले ना हुआ हो। एमएस और पीएचडी में स्टडी गैप आई थिंक इट डजेंट मैटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपका था कि टीचिंग असिस्टेंट या जॉब वो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जी ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती हैं। आपको आपका सुपरवाइजर कोई अपनी जॉब दे सकता है, टीचिंग असिस्टेंटशिप दे सकता है, चेयरमैन के साथ आप काम कर सकते हो, उसके आप एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट के डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आया ये है कि नहीं। ये हार्ड एंड वो फास्ट रूल नहीं है कि हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और हर डिपार्टमेंट वाले ये देते हैं कि नहीं देते। तो सर किस थ्रू हम ये कर सकते हैं कि हम इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें, या तो हमें वॉक इन जाना पड़ेगा या नहीं नहीं, कोई ऑनलाइन वेबसाइट? ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आप सऊदीया में हो, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि डीनशिप ऑफ ग्रेजुएट स्टडी होता है इन डीजीएस, इनको कहते हैं डीजीएस। ये हर यूनिवर्सिटी में, जो सऊदीया की हर यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है डीजीएस। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपके नज़दीक है वहाँ जाके आप कहो कि डीजीएस मैंने जाना है, डीजीएस में कोई भी डॉक्टर होगा जो इंग्लिश बोल सकता हो, उससे आप बात करो, तो उनको अपनी सारी प्रोफाइल बताओ ऐसे है ऐसे, लेकिन वो भी यही कहेगा कि ठीक है आप ऑनलाइन आप जाकर अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, यू आर वेलकम। आसिफ खान काइंडली अनम्यूट, टाइम बहुत शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने BS जियोलॉजी कंप्लीट किया है, मेरा जो CGPA 3.7 है, और मेरे साथ एक पेपर भी है पब्लिश किया है मैंने सर। लेकिन सर मसला ये है कि मेरे साथ आइलेट्स और टोपल नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है सर। तो मैं किंग अब्दुल अजीज या सऊदी अरब में और यूनिवर्सिटी विदाउट विदाउट आइलेट्स अप्लाई कर सकता हूँ MS स्कॉलरशिप के लिए? जी वालेकुम सलाम। अच्छा आसिफ, आप ना ऐसा करो कि फॉद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें आइट्स के बगैर। एमएस पे आइट्स के बगैर अप्लाई हो सकता है, आपकी अगर रिसर्च पेपर है और आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो हो सकता है कि आपको कंडीशनल ऑफर मिल जाए। ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि आइट्स और इसके अलावा स्टडी कैप। तो ये जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हैंड रेज किया हुआ है, अगर तो आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन है कि आइट्स के बगैर आप सऊदीया में अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो या फिर स्टडी गैप के से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो काइंडली फिर आप पहले वाले आंसर ही को अपना आंसर समझ लें ताकि टाइम थोड़ा बच जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिस जवेरिया अख्तर।
काइंडली ऊंचा बोले। बहुत स्लो आ रही है आवाज। ये इनकी आवाज नहीं आ रही, आप देख लो, अगर टेक्स्ट करते हैं तो उनका टेक्स्ट जी में ले लो। जी, टेक्स्ट में ले लें उतने देर, नेक्स्ट ले लेते हैं लुबना अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने एमएस किया है इन्वायरमेंटल साइंस में, मेरी जीपीए 3.5 है और आईएलटीएस भी मैंने दिया है 6.5 है इसमें। तो सर मैंने रेफरेंस का पूछना था अप्लाई करते हुए। मुझे इस चीज़ का होता है कि एक मेरा स्कॉलरशिप मिस हो गया, मेरे सुपरवाइजर ने जो है वो रेफरेंस लेटर अपलोड नहीं किया था। तो अभी फिर मुझे वही वो क्लियर है कि वो रेफरेंस का, तो एक मेरे रिलेटिव है, वो भी पीएचडी किया है और यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप मेरी ईमेल आईडी दे दे तो फिर मैं उनको आपका रेफरेंस देता हूँ। तो हम इस तरह से रेफरेंस ले सकते हैं, कोई दूसरा रेफरेंस भी? अच्छा अच्छा मैम, आपकी बात बहुत बहुत जो मुझे समझ आई है वो ये है कि रिकमेंडेशन लेटर पहले जो आपके प्रोफेसर थे उन्होंने सबमिट नहीं करवाया और आप चाह रहे। जी, ऐसा है कि रिकमेंडेशन लेटर खैर आप एक तो एकेडमिक से दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर हो, कोई और भी टीचर हो जो आपको जानता हो। और अगर आप किसी और को देना चाहते हो तो उसने भी कुछ मतलब आपको जो जानता है, मेरा ख्याल है कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान बाहर में बैठा बंदा तो नहीं पता कि उसको कि क्या है, लेकिन एटलीस्ट उसने कुछ आपको स्टडी किया हो, कुछ आपको पढ़ाया हो, कुछ रिसर्च की हो, कुछ ना कुछ टाइम आपने उसके अंडर काम किया हो, तो वो रिकमेंडेशन लेटर दे तो ज़्यादा बेस्ट है। एक बंदा है वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो, तो आप कैसे उसको मैनेज कैसे कहोगे कि यार ये मुझे रेकमेंड कैसे वो कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा वो मुश्किल हो जाता है, जो जिनके पास एप्लीकेशन जाती है उनको भी ये चीज़ समझ आ रही होती है। तो आप उस बंदे का रिकमेंडेशन लेटर आप दे सकते हो जिसके अंडर आपने कुछ टाइम स्पेंड की। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि मैं एक रिसर्च सेंटर में अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो वहाँ का मैं दे सकती हूँ? वहाँ पे डॉक्टर्स काम करते हैं, पीएचडी डॉक्टर्स, हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ, जस्टिफाई कर लेंगे? हाँ वो दे सकते हो, वो दे सकते हो। आपने रिसर्च को काम किया, जॉब किए, आप दे सकते हो। वो आपको रेकमेंड कर देंगे कि इन्होंने मेरे साथ रिसर्च वर्क किया और ये बहुत अच्छा। इवन मैंने भी एक रिकमेंडेशन लेटर अपने डिपार्टमेंट से हटकर दूसरे डिपार्टमेंट से लिया था। वहाँ से मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो वो इसी बेस पे किए थे। उन्होंने रेकमेंड यही किया था कि इस स्टूडेंट ने मेरे साथ ये 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं और इसमें अच्छा ग्रेड था और मैं रेकमेंड करता हूँ कि इसको हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। जी मिस जी जारा, हमजा भाई, थोड़ा सा सर जल्दी जरा कंक्लूड। कीजिएगा, टाइम काफी हो गया, मैं वेट कर रहा सर देख लें, हाँ ये 5 सर, सवाल हैं। रिकमेंडेशन, जी जी एक्सक्यूज मी सर, रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है अगर किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी से, तो इस में कितने चांसेस हैं एडमिशन के ना ओके होने में, कि हमारा जी एडमिशन पक्का हो जाएगा? जी जी, चाइना चाइना से अगर रिकमेंडेशन लेटर नहीं, एक्सेप्टेंस लेटर, अगर प्रोफेसर से एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस, हाँ जी, एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल जाता है ना, तो क्या कह रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 98-97% होता है कि आपका स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। ओके, थैंक्स सर, हाँ थैंक्स। हाँ, लेकिन ये देखें, ये माइंड में रखनी है कि जी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक ऐसी हैं। फॉर एग्जांपल शंघाई जियोतिंग यूनिवर्सिटी है, एसजीटीयू है, उसमें आइट्स अभी उन्होंने मैंडेटरी कर दी है। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला होगा ना, तो जी वो आइट्स नहीं होगा, रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है। तो आपको जो फुली फंडेड नहीं होगा, पार्शियल स्कॉलरशिप दे देंगे या लो स्कॉलरशिप देंगे। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर पे नहीं जाना। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो समझ लें आपका एडमिशन हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी भी हैं जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, लेकिन एडमिशन की जो क्राइटेरिया होता है उसमें ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जो मिस है। तो फिर बाद में स्टूडेंट कहते हैं यार कि एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिला। एडमिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, थैंक्स सर, थैंक्स। सर क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है और माशाल्लाह हमने आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो इसी के साथ फिर आपकी इजाज़त से सेशन कंक्लूड कर देते हैं, अगर आप अलाउ हाँ करें, या क्वेश्चंस लेने हैं जो रह गए। चले इंशाल्लाह। ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं, कितने रह गए? सर ये 5 6 7 8 हैं। 5-6, जल्दी जल्दी कर लें, इनसे अच्छा, जरा पूछ लें जरा जल्दी से। उसामा वही जल्दी से अनम्यूट करें, जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछे अपना, टू द पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी उसामा बोले।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो यूनिवर्सिटीज मेंशन की हैं सऊदीया में, इनमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड फील्ड्स हैं, और सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम पहले यूनिवर्सिटी में जस्ट अप्लाई करेंगे, उसके बाद स्कॉलरशिप का अप्लाई करेंगे, या दोनों साइड बाय साइड चलेंगे? जी, साइड ये बाय दो साइड क्वेश्चन आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है। और ओके। सेकंडली जो डिपार्टमेंट है ये यार जानना बड़ा मुश्किल है। वैसे किंग अब्दुल अजीज में तो है ये डिपार्टमेंट, और किंग सऊद में भी है आई थिंक। बाकी जो यूनिवर्सिटीज में आपको खुद सर्च आउट करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो देखे कि यार ये वाला डिपार्टमेंट है कि नहीं। अब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मोस्टली फीमेल्स को जस्ट ये एग्रीकल्चर की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने जो सर्च किया है, मुझे मेल का तो नहीं मिला। अगर आपको आइडिया है तो काइंडली बता दें। एग्रीकल्चर के हैं, जो मेरे दोस्त हैं केयू में, जो एग्रीकल्चर में पीएचडी एमएस कर रहे हैं। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। मिस्टर जोहेब अफजल, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और शॉर्ट से अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, जोहेब अफजल सर, मैं गुजरांवाला से हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जुलाई के मंथ में ना एलएलबी ऑनर किया है और मेरा सीजीपी 3.72 है। तो सर इसी रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी। मेरा सऊदीया में आगे इंटरेस्ट है कि मैं एलएलएम करूँ शरीफ में, या इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो रिलेटेड टू माय फील्ड जो लॉ से रिलेटेड हो। तो सर आइट्स का तो नहीं मेरा प्लान है, तो मैंने कुछ ना लेट ज्वाइन किया है। लेकिन मैं पहले वेटिंग में था, उसके बाद फिर 100 पार्टिसिपेंट हो गए थे, तो जिसकी वजह से मैं ज्वाइन कर सका। तो अभी क्वेश्चन आंसर हुआ है तो मैंने ज्वाइन किया। तो एक तो मैंने इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है विदाउट आइट्स। सेकंड चीज सर, क्या मतलब इसका क्या आप थोड़ा बहुत मुझसे सब बता सकते हैं कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा जहाँ मेरा चांसेस बन जाएंगे कि मैं एलएलएम में एडमिशन इजीली गेन हो सकता हूँ? जी जोहेब, सबसे पहले तो आपने सर्च आउट करना है कि ये वाली डिग्री सऊदीया में किस यूनिवर्सिटी में है। तो ये है कि जो आपकी डिग्री है ना, ये तो एक है दुनियावी वो ला, एक है दीनी ला। तो जो सऊदीया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो शरिया से रिलेटेड जो कवानीन है, जो जो अरबी में पढ़ाया जाता है, वो उसमें एडमिशन होते हैं। उसमें आपके पास अरबी आनी चाहिए आपको बहुत अच्छी से। तो फिर आप आइट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में जाना है, फिर आइट्स मस्ट है। आइट्स के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आइट्स के बगैर अगर आप करोगे तो चांसेस हैं कि आपकी फर्स्ट स्टेज पे ही रिजेक्शन हो जाए। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप आइट्स की तरफ जाएं और आइट्स दें। और सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट देखना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही ऐसा है कि इसकी वहाँ पर ज़रूरत है कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि किंग अब्दुल अजीज में ये वाले डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ सऊदी स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं इसमें वो सिर्फ, इसके अलावा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, इसमें वो सऊदी स्टूडेंट्स को करते हैं। अब एलएलबी और एलएलएम जो है इसका देखना पड़ेगा, ये आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थैंक यू। मिस कुसिया, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल था कि काउस्ट में जब हम लोग सीवी कर रहे होते हैं, सो वी हैव टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट फॉर आवर पेपर्स। तो आप प्लीज मुझे गाइड कर सकते हैं हाउ इट शुड बी डन? यू हैव टू ऐड, लास्ट में समझ नहीं आई आपको क्या ऐड करना पड़ता है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट, ओके ओके। मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं किया वहाँ पर। ये है कि प्रोफेसर की जो वहाँ पे डिटेल है वो करनी पड़ती है। तो एब्स्ट्रैक्ट आई थिंक रिसर्च से रिलेटेड ही होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं आपको वैसे क्वेश्चन बोलूँ, टू बी ऑनेस्ट अभी इसका मुझे आंसर नहीं आता कि इसको मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका क्या बोलूँगा। लेकिन जो मेरे माइंड में आया वो यही है कि हो सकता है रिसर्च के बारे में आपने बताना हो, एब्स्ट्रैक्ट आपका देना हो कि आपने जस्ट लाइक अ रिसर्च प्रपोजल, जस्ट लाइक अ स्मॉल रिसर्च प्रपोजल। लेकिन कॉस्ट में जब आप अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए, तो आपको किसी प्रोफेसर का रेफरेंस देना है, किसी प्रोफेसर के साथ, किस प्रोफेसर के साथ आपने काम करना है उसकी सारी डिटेल देनी है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप प्रोफेसर की प्रोफाइल को पढ़ो, उसकी प्रोफाइल पढ़ के रिसर्च एरिया देखो, उसके रिसर्च एरिया में जो सबसे लेटेस्ट जो पेपर उसका पब्लिश हुआ है ना, 2-3, उसको देख के तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाए। ठीक, आजकल तो वैसे बनाना बहुत आसान हो गया। पेपर लो, उसको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में डालो, उसको समराइज कर देगा, कहेगा ये इसने काम किए। उसी को जो है ना आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करके तो आप अपने वो जो है एडमिशन का फॉर्म है उसमें आप लिख सकते हो। इससे ये होगा कि जिस प्रोफेसर के पास आपकी वो जाएगी तो उसको पता चलेगा कि यार ये तो मेरे से रेलिवेंट ही है काम। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई हैव गिवन योर आंसर।
यासीन उल्लाह, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और क्विक सा अपना क्वेश्चन पूछिए। यासीन उल्लाह, चलें बुशरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने पीएस रिसेंटली किया है बॉटनी में, तो लेकिन हमें रिसर्च कोई नहीं करवाई गई। मेरा सीजीपीए अच्छा था 3.97, तो कितने % चांसेस है विदाउट रिसर्च मुझे एमएस में एडमिशन मिल जाए? सऊदीया में मोस्टली जो है रिसर्च बेस्ड एमएस है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जहाँ पे कोर्स बेस्ड एमएस होता है, लेकिन वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको रिसर्च बेस्ड एमएस ही करना चाहिए, क्योंकि आप फर्दर आपने जॉब करनी है या पीएचडी करनी है तो रिसर्च आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपने फाइनली ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो इसमें कोई इशू नहीं है। उनको तो कोई पता नहीं है कि आपने किया है कि नहीं किया। आप पेपर पढ़ के और अपने जो किसी सीनियर टीचर से या सीनियर से गाइडलाइन लेकर तो आप रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो। रिसर्च प्रपोजल के बगैर तो अगर आप अप्लाई करोगे तो ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये मिस हो जाएगा तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो जो मैंने वेबसाइट्स बताई थी, एक गूगल स्कॉलर है, एक साइंस डायरेक्ट है, इन वेबसाइट पे जाएं, जो लेटेस्ट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो आपकी इंटरेस्ट है उसका कीवर्ड वहाँ पर पुट करें। जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर आए हैं उनका कंक्लूजन या फ्यूचर रिकमेंडेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आपने रिसर्च प्रपोजल में लाजमी मेंशन करना, जरूरी नहीं होता कि आपने लाजमी करना है कि मैंने फाइनली एक प्रोजेक्ट ये किया ये किया ये किया, ठीक, तो ना करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप हाईलाइट कर भी लें, खैर वो एक थोड़ा सा झूठ हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने कोई स्मॉल प्रोजेक्ट किया होगा, कुछ कोई इंटर्नशिप की होगी, आप उसको लिख सकते हो अपनी अचीवमेंट के अंदर कि ये मैंने काम किया है, उसको रेलिवेंट कर सकते हो। नहीं तो आप टोटली लिखो कि मैंने इंटर्नशिप की थी और ये वाला काम किया था, लेकिन मैं फ्यूचर में इस पे काम करना चाह रही हूँ जो कि मेरी रिसर्च है। वो रिसर्च आप खुद से रिसर्च प्रपोजल बना सकते हो, जैसे पेपर वगैरह पढ़ के 2-3 पेपर पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। चले भाईजान, 1 2 3 जी, हवावे नोवा 3i, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। इनका नाम लिखने की भी फुर्सत नहीं मिली। जी हवावे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अब्दुल्ला शाहिद है। मैंने एमफिल कर रखा है इस्लामिक स्टडीज में 3.98 सीजीपीए के साथ। अब माशाल्लाह। मैं फर्दर देख रहा हूँ शरिया में जैसे 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा ये है कि गल्फ में अरेबिक लैंग्वेज में, मैं जहां तक मैंने सर्च किया, अरेबिक लैंग्वेज में पीएचडी कराई जा रही है। उसके लिए अरेबिक तो मुझे नहीं आती, लेकिन इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं रिसेंटली यूके की एक यूनिवर्सिटी में चेक कर रहा था। वहां पे जो प्रोफेसर थी उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो था सोशल इंटरेस्ट था उनका, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मास कम्युनिकेशन के हवाले से। अब मैं अपनी रिसर्च को कैसे तब्दील कर सकता हूँ उनके, अगर रिसर्च प्रपोजल भेजना है तो इस तरह सिर्फ एक उनके लिए नहीं, बाकी भी अगर मिसाल के तौर पे मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरह मिलती हैं, मैं अगर सोचता हूँ तो बाद में मुझे किसी और डोमेन की मिल जाती है, तो उसको मैं अब हर टीचर के लिए तो नहीं चेंज कर सकता ना। तो ये 2 मेरे क्वेश्चंस हैं। जी, रिसर्च प्रपोजल बाकी आप सही कह रहे हो कि हर टीचर के लिए चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो जनरल होता है जो आपके इंटरेस्ट है जो आपने बनाया है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले चेंज कर लें, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट तो आपके सेम रहेंगे ना, एजुकेशनल सीवी आपकी सेम है, मार्कशीट सेम है, डिग्री सेम है, हर चीज़ सेम है। एक आपने वेरिएशन करनी है इसमें रिसर्च प्रपोजल में, तो उसमें आप अगर रिसर्च इंटरेस्ट वो शो करें जो कि प्रोफेसर का है, जो जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है और थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करनी पड़ेगी। तो ये अगर आप कर लें, आप मूव कर सकते हो। अभी आपने यूके के बताया कि मैंने वहाँ पर एक प्रोफेसर के साथ, तो उसको आप लिंक, अगर आपका लिंक बनता है किसी भी तरह, थोड़ा बहुत लिंक हो जाता है अगर आप उसका रिसर्च पेपर पढ़ो। अगर नहीं कर रहा तो उसके रिसर्च पेपर पढ़ के तो वो करें कि मेरा ये इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उनके जो रिसर्च पेपर हैं वो पढ़कर ना, तो उसके मुताबिक आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यही था क्वेश्चन, एग्जैक्टली इसके सर, अलावा मैंने क्या ये था? किया था। उनके रिसर्च प्रपोजल पढ़े थे मैंने सर, उनके रिसर्च पेपर मैंने पढ़े थे। लेकिन उसमें जाहिर ऑब्वियसली जब हम अपनी सीवी पेश करते हैं या हमने रिसेंट में क्या काम किया हुआ वो काम भी पेश करते हैं,
तो उसमें मेरी डोमेन से तो लिंक्ड कोई भी चीज नहीं आती, तो उसको कैसे पेश किया जा सकता है? अब मेरी डोमेन सारी मास कम्युनिकेशन से मेरी रिसर्च फील्ड है सारी बेस करती, और उनकी सारी की सारी सोशल जो मामलात हैं उनके ऊपर बेस करती है। इसका फिर मैं क्या, मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर यही है कि जो नहीं वो नहीं, एक्चुअली सेम मैं वाला सिर्फ इतना मेरा कंसर्न इतना है कि अगर आपकी जैसे अब मेरा कोई भी काम इसके ऊपर नहीं है अभी तक, सोशल मामलात के ऊपर या आईली जिंदगी के ऊपर, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ उसके लिए? अप्लाई तो आप कर सकते हो, अप्लाई में तो कोई ऐसा अर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां पे प्रोफेसर के साथ रब्ता करना है, या आप कह रहे हो कि मैंने इसी प्रोफेसर के साथ जाना है, या वो प्रोफेसर के जी हाथ जी में फंडिंग है, तो फिर तो जी ज़ाहिर है आपके पास कोई जेन्युइन रीजन होनी चाहिए। ये आपको वैलिड पॉइंट आपने बताया कि ये आपके जो रिसेंट जो ऑब्वियसली। रिसर्च पेपर्स हैं वो और हैं, लेकिन उस प्रोफेसर के आप देखो कि आपके प्रोफेसर के हाथ में क्या है, प्रोफेसर के हाथ में फंडिंग है या आप इसी के साथ जाना चाहते हो क्या है। अगर तो प्रोफेसर का रोल नहीं है तो आप जनरल अप्लाई कर दें ठीक हो गया सर। दूसरा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन की। मेरा ये था कि हाँ जी, और गल्फ कंट्रीज में। अरबिक लैंग्वेज चाहिए होती है पीएचडी लेवल के लिए। जी जी अगर आपने अरबी में जो अरबिक लैंग्वेज के कोर्सेज हैं उसके लिए अरबिक मस्ट है। जी जी जी। अब जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अरेबिक नहीं आती लेकिन इंग्लिश उनकी अच्छी है, तो नहीं, ये प्रॉब्लम है है वहाँ गल्फ में पर। कहीं पे भी? हाँ, वहाँ पे जो अगर आप उसमें फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले कोर्स में अप्लाई करें, जो ठीक इंग्लिश हो गया। जो थैंक इंग्लिश यू सर। लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। जो अरबी में है वो प्योर वो अरबी वाले ही, उनको नहीं देते वो एडमिशन बार ठीक हो बार गया। वालों को। थैंक इवन हम भी गए थे अरबी सीखने के लिए, वो कह रहे थे कि ये अरबी वालों के लिए। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे मैंने दो सवाल पूछने थे। एक तो ये था कि हमने रिसेंटली ना बीएस किया है बॉटनी के अंदर, तो हमें उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया है यूनिवर्सिटी वालों ने। तो जब हमने अप्लाई करना है किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या हम अपनी बैचलर की डिग्री निकलवाएं? क्योंकि उसकी हमने अलग से पेमेंट भी करनी है, हमारी डिग्री अभी आई नहीं है, तो उसका हमने क्या करना है? और एक ये है कि क्या था बोलिए, इसका पहले बता दें सर। जी वालेकुम सलाम। जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट पाकिस्तान में तो चल जाता है, सऊदीया में या गल्फ में या इंटरनेशनल में वो स्कॉलरशिप कितनी, वो उस डॉक्यूमेंट्स की इतनी अहमियत नहीं है। आप होप सर्टिफिकेट पे ना अप्लाई करें तो ज़्यादा बेस्ट है। आपके पास अगर नहीं डिग्री नहीं भी है ना तो मार्कशीट तो है। अगर मार्कशीट है फाइनल जी सर, 8। ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है और हाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया उन्हें कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई है, कि इस हाँ, बच्चे नहीं ने कर ली नहीं है। नहीं, वो हाँ, एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहिए होता। आप उसकी जगह मार्कशीट ही अपलोड करते तो ज़्यादा बेस्ट है। चलो। और सर एक और था कि जो हम अगर किसी भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर कहते हैं कि आपने रिसर्च नहीं की। जैसे हमने बीएस बॉटनी मैंने भी किया है, तो उसमें ये था कि हमें लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट दी थी, एक पूरी बुक बना के, जैसे थीसिस होता है वैसे करना था। लेकिन उसमें हमने कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं किया। तो क्या हम अपने जो रिसर्च प्रपोजल हो गया फिर उसमें हम क्या ऐसा लिखें कि हमारी जो है डॉक्यूमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए? ये अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखी है उसमें आपने थ्योरेटिकल काम कुछ किया होगा, कोई सर्च आउट, कोई पेपर वगैरह पढ़े होंगे कि किस तरह जो आपने जी सर। डॉक्यूमेंट्स बनाया बनाया है उसको आप कर सकते हो। नहीं तो आप जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप इंटायरली डिफरेंट आप अप्रोच कर लें, कोई नया देख के रिसर्च प्रपोजल बना लें, रिसर्च पेपर कोई लेटेस्ट पढ़ के अपने जो इंटरेस्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स वहाँ पर जो 2-3 मैंने वेबसाइट बताई है, गूगल स्कॉलर हो गया, साइंस ट्रैक्ट हो गया, इस तरह की और भी डेटाबेस है, वेब ऑफ साइंस है, जहाँ पे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो वहाँ पर आप लेटेस्ट जो पेपर हैं वो पढ़ के आप ये कर सकते हो कि मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब आपने बताने की भी जरूरत नहीं है। आप ये भी कर जी सकते हो कि मैंने जो है ना ये वाला मेरा इंटरेस्ट है और ये मैं इस पर जॉब करना चाह रही हूँ। एमएस लेवल पे जरूरी नहीं है कि आपका लाजमी वो पब्लिश होना चाहिए या आपके पास रिसर्च वर्क होना चाहिए, वो सर। ये इंटरेस्ट शो कर लेते हैं। सर और एक में मुझे एक्सेप्टेंस लेटर टीचर ने देना है बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ये है कि मैंने तो बॉटनी की है, वो है कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, तो क्या मैं उसमें जा सकती हूँ उस डिग्री के अंदर? टीचर की तरफ से तो जो है एक्सेप्टेंस मिल बस रहा है मुझे। एक्सेप्टेंस मिल गया तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सर उसमें ये तो नहीं ना होगा कि वो कहें कि आपने जो डिग्री है वो उससे रिलेटेड नहीं है इसमें इतना ज्यादा? बेसिकली वहाँ पर रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है। जी। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आपकी जो टाइटल है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, वहाँ पर नहीं कर रहा होता। मेरा एक दोस्त है, उसने केमिकल इंजीनियरिंग की थी और पीएचडी उसने जी। मैकेनिकल में की है। हाँ जी। तो सर बेसिकली ना वो डिपेंड करता है रिसर्च पे, वो रिसर्च को फोकस करते हैं कि रिसर्च एरिया क्या है।
ठीक है, तो रिसर्च एरिया कुछ चेंज सेम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा केमिस्ट्री से मतलब मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन मैं पीएचडी में अगर मैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ, कोई वेस्ट को चेक कर रहा हूँ, कोई बायो से रिलेटेड, तो मुझे डिग्री बायोकेमिस्ट्री की मिल सकती है, क्योंकि मेरे रिसर्च 3-4-5 साल का वहां पर है, इसी फील्ड में है। तो आप इसमें परेशान ना हो कि मैंने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा, रिसर्च ये मोस्टली रिसर्च बेस होती है, आप सारी चीजें वहां जाके दोबारा सीखोगे। सर और एक ये था कि जो प्रोफेसर को हम मेल करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि आपने तो इसके अंदर क्या नाम है मेजर है ही नहीं आपका, तो हम आपको नहीं रख सकते। उनका इनकार करने का तरीका यही होता है कि आपने, अगर मैंने प्लांट पैथोलॉजी के लिए उन्हें कहा कि मुझे रख लेना, तो उसने कहा है कि तुम्हारा तो इसमें वो है नहीं, मेजर है ही नहीं। तो सर इसका फिर हम क्या करें? अब मैंने ये भी कहा, सोचा है कि मैं प्लांट पैथोलॉजी को भी मतलब आगे परस्यू करूं मास्टर्स के लिए, तो टीचर्स ऐसे ना करते हैं। उसमें फिर हम सर ऐसा क्या लिखें कि टीचर कहे कि वाकई कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ या मैं आपको एक्सेप्टेंस दूं? आपकी डिग्री का तो एक टाइटल होगा ना, आई थिंक बॉटनी होगा, उससे जी आगे सर, बॉटनी में तो सारे प्लांट्स आते हैं ना सर, मतलब उसमें प्लांट। स्पेशल, तो उसके आप हाँ ईमेल के जी। अंदर अगर आप उसके रिलेटेड कुछ हाईलाइट करोगे या उस प्रोफेसर की जो पेपर पढ़ के कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करोगे कि ये इंटरेस्ट है मेरा, मैं इसमें जाना चाहती हाँ हूँ, जी। तो आई होप सो कि फिर उसको रिप्लाई पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। अगर तो नहीं आ रहा तो फिर आप प्रॉपर उसी बंदे को अप्रोच करें, उसी को ईमेल करें जिसकी सर मतलब डिग्री एक वो और बिल्कुल सेम है। हाँ जी। सर बॉटनी की इतनी मिलती नहीं है हमें, जो है ना डिपार्टमेंट्स, इसमें ज्यादा यही है हॉर्टिकल्चर या प्लांट पैथोलॉजी, और उसमें ऐसे टीचर्स करते हैं, तो फिर हम उनमें अपना रिसर्च इंटरेस्ट डाल दें तो हमें एक्सेप्टेंस का चांस है कि मिल सकता है। ऐसे ही है ना आप कह रहे हैं? जी जी जी। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच। ओके। मिस्टर अहमद जल्दी जल्दी फटाफट जो है अपना क्वेश्चन पूछें सर, के हम ऑलरेडी जो है 2 घंटे ले चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। कतर दुबई यूनिवर्सिटी, दुबई में को किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप ओपन है? वालेकुम सलाम। जी आई थिंक कतर यूनिवर्सिटीज में है, आप चेक करें वेबसाइट पे, अभी एडमिशन ओपन है। एमएस लेवल पे तो आप जरा चेक कर लें, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। कतर यूनिवर्सिटी है इसकी, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी है कतर में, तो आप उसमें वेबसाइट में चेक करें कि एडमिशन है कि वो ओपन है कि नहीं। स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या होता है इनका? ये इसमें जो स्कॉलरशिप होता है ये पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। इसमें मोस्टली आइट्स भी चाहिए होता है, आइट्स के बगैर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और लास्ट में लक चाहिए होती है। ओके, ठीक हो गया। ठीक है जी जी। जी सर, इनका क्वेश्चन सर, जजाकल्लाह खैरा, आपने जो है ना वो नॉन स्टॉप 2 घंटे बोला है, और आपने तमाम स्कॉलरशिप सेशंस को जो है ना वो आज एक सेशन में समो दिया है। उम्मीद है कि जिन स्टूडेंट्स ने जो है ना आज एक सेशन अटेंड कर लिया होगा तो वो एक नहीं बल्कि इंशाल्लाह मल्टीपल स्कॉलरशिप जो है ना वो विन करेंगे। और सर बहुत शुक्रिया आपका, और तलहा भाई का भी जिन्होंने जो है ना आपसे हमारा राब्ता करवाया है। और उम्मीद करते हैं कि सर इंशाल्लाह आप फर्दर जो है ना फिजिकल टाइम भी देंगे, अभी तो आप मसरूफियत की वजह से वापस जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी आप आए तो हमें काइंडली जो है ना वो टाइम दीजिएगा आपका फिजिकल सेशन के लिए। जी जी बहुत जी, शुक्रिया थैंक सर, यू, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज वेलकम। हैट्स इंशाल्लाह ऑफ दुआ फॉर में यू याद सर। रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।